हैबिट्स को बनने में कितना समय लगता है? 21 दिन बोलते हैं लोग। शूट एंड साइड का ऑर्डर है, तो आप और मैं शाम को 7 बजे चाय पीने जाएंगे? नहीं क्यों रोज तो जाएंगे? जाते हैं, पिछले 10 सालों से जा रहे हैं। मरना थोड़ी है चाय के चक्कर में। ब्रेन सडन चेंज होता है सर, उसको 21 दिन नहीं चाहिए। जो चाहता ही नहीं है कि मैं कुछ मेहनत करूं, इस ब्रेन को अपग्रेड करूं, आप चाह के भी उसको कैसे अपग्रेड करेंगे? भाई मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आना यहाँ पे पॉडकास्ट देने, मैं अपने घर में खुश हूँ। आप लेजी हैं कि प्रोकास्टिनेटर हैं, डे ड्रीमर, क्रिएटिविटी बड़ी हाई है। एक काम से 20 तरह की सिचुएशन बना देंगे। ऐसा किया तो, ये कर दिया तो। क्रिएटिविटी राइट ब्रेन से आती है एज पर न्यूरोसाइंस, लेकिन जो लॉजिकल है कि क्या अभी जरूरी है, एनालिसिस करना, अभी की प्रायोरिटी क्या है, वो आता है आपके लेफ्ट ब्रेन से। किस प्रकार से पूरे देश के लोगों का ब्रेन अपलिफ्ट किया जाए कि चाइना की तरह डेवलपमेंट माइंडसेट हो जाए। एक आदमी है जो 5 साल लगातार 2 घंटे रील देख रहा है, और एक आदमी है 5 साल लगातार 1 घंटा बुक पढ़ रहा है। 5 साल के बाद दोनों को ब्रेन को अगर आप MRI कराओगे तो दोनों के ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग मिलेगा। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो ही आप सफल होगे। अब मैं सफल इसलिए नहीं हो रहा कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी गलती नहीं है। एक लड़का था, वो स्टेशन की तरफ भाग रहा था, उसके वो भागे जा रहा था। इंटरेस्टिंग ये था, उसके पास साइकिल थी, साइकिल के ऊपर बैठा नहीं, लेके भाग रहा है। मैंने कहा भाई कर क्या रहा है, क्या चाहिए? जल्दी भैया मैं बैठूंगा 1-1.5 मिनट, खराब हो जाएगा। ऐसी क्रांति लाई जा सकती है जहाँ पे यूथ को अपग्रेड किया जाए और सब प्रोडक्टिव बने और चाइना की तरह हम भी डेवलप। तो ये 3 चीजें चाणक्य सिखाते थे। आज अगर हम सीख जाएं तो ये प्रोडक्टिविटी, ये प्रोकास्टिनेशन, ये स्ट्रेस, ये सारे वर्ड अपने आप हट जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो में, जहां हम ऐसी पर्सनालिटीज से मिलते हैं जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में मदद करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस पॉडकास्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो है आपके ब्रेन से संबंधित। ब्रेन का मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं और ब्रेन की बीमारियों के बारे में बात करें, बल्कि हम ब्रेन की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिस्टर विकास नागरू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो में। माय प्लेजर। सर, आप ब्रेन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं, कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। आप बताएं ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं आपकी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके? बहुत सारे तरीके हैं, और नॉर्मली से आपने बचपन में एक बात सुनी होगी, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी माँ बोलती है कि बेटा ध्यान से जाना। करेक्ट। आपने सामने काजू और बादाम रखे हैं तो आप क्या बोलती हैं? बेटा ध्यान से खाना। ऐसे बोलते हैं ना जी। तो जो ध्यान लगाना है उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि एक काम को एक बार में कर दें अगर आप, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब आप मुझसे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात सुन रहा हूँ, और यहीं पे मैं अगर मोबाइल अपने हाथ में ले लूँ, या आप अपना मोबाइल अपने हाथ में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो मेरा ध्यान भटक गया, तो मैं पूरी तरह फोकस नहीं हूँ। उससे अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मैंने अपने ये बादाम अपने हाथ में लिया, इसको मुंह में रखा, तो मुझे पता लग रहा है कि कौन से दांत से मैं च्यू कर रहा हूँ उसे, कितना इसमें नमक है, कैसा इसको फ्राई किया हुआ है, या इसको कैसे इसको भुना हुआ है। तो ये एक एक चीज अगर मैं पूरा देख पा रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई। ऑलराइट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो चाणक्य सिखाया करते थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि राजा कैसे बनना है। ओके। वो सिखाते थे 3 ही चीजें, OMD। OMD क्या होता है, जो हमारे स्कूल में आजकल मिस है ही नहीं, पूरे एजुकेशन में कहीं नहीं है। वो मतलब ऑब्जर्व करना। वो कहते थे अगर आप ऑब्जर्व करने लग जाओ, जैसे मैं इस रूम में एंटर किया, किस तरह का कलर है, लाइट कैसे लगी हुई, आपने क्या पहना हुआ है, ऑब्जर्वेशन। जितना आप ऑब्जर्व करते हो आपका ब्रेन बहुत सही सटीक नॉलेज लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज को डिस्कार्ड कर देता है जिसकी जरूरत नहीं है। ओके। ये है आपका ऑब्जर्वेशन। और ये पूरी स्कूल एजुकेशन में नहीं है। ऑब्जर्वेशन नहीं है, रट्टा तो होता है। उसका क्या मतलब है? बस पढ़ो, हमने जो बोला वही सही है, रट लो। बच्चे को ये भी नहीं पता। एग्जाम पास करना, ये मेमोरी टेस्ट होता है हमारे स्कूल में। तो हाँ, मेमोरी टेस्ट होता है। चलो मेमोरी टेस्ट भी कर लें, वो भी प्रॉपर नहीं होता। मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि AI वाले युग में अगर आ गए हैं तो मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आउटसोर्स कर दिया मेमोरी 100%। और ये बात चाणक्य को पता थी। तो दूसरा जो M है वो मेमोरी ही है। तो आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। वो याददाश्त क्यों चाहिए? कि मैंने जिस बेस पर डिसीजन लिए हैं पास्ट में, भी मैं जो छोटे छोटे डिसीजन लेता हूँ जिससे मेरी लाइफ भी, मेरी आज प्रेजेंट मेरा किस पे डिपेंड करता है, मैंने पास्ट में क्या डिसीजन लिया। अच्छा, मेरा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, मैं प्रेजेंट में क्या डिसीजन लेने वाला हूँ। करेक्ट। तो ये बात कैसे डिसाइड होगी? क्या मेरे पास ये मेमोरी है कि मैंने पहले क्या गलतियां की हैं? अब वो नहीं करना, उसके लिए मुझे चाहिए पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। ऑब्जर्वेशन है तो फिर मैं मेमोरी पे आऊंगा। अगर मेरी मेमोरी ठीक है और ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो थर्ड है D,
डिसीजन मेकिंग। मेरे आज के डिसीजन तय करेंगे कि मैं कल कितना प्रोडक्टिव रहने वाला हूँ, कल कितना सक्सेस रहने वाला हूँ, इस समाज के लिए काम आने वाला हूँ या नहीं आने वाला हूँ। तो ये 3 चीज़ें चाणक्य सिखाते थे। आज अगर हम सीख जाएं तो ये प्रोडक्टिविटी, ये प्रोकास्टिनेशन, ये स्ट्रेस, ये सारे वर्ड अपने आप हट जाएंगे। नेचुरली हम ट्रेंड हो जाएंगे। करेक्ट। मैं मतलब आप जब बोल रहे तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइविंग अ कार और मैं एक रोड से बार बार जाता हूँ। अब मुझे पता है कि एक जगह गड्ढा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मेमोरी में बैठाया कि इस जगह पे गड्ढा होता है, तो उस समय डिसीजन लेना है कि उस रास्ते से नहीं जाना है या बच के निकलना है। तो फिर वो डिसीजन बताएगा कि आप गड्ढे में गिरोगे या आगे निकलोगे। तो लाइफ के हर एक डिसीजन में ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अच्छी बात क्या है, अगर आप रोज उससे बच रहे हो तो अब अगली बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ब्रेन अपने आप ट्रेन कर लेता है, तो नेचुरली उससे बच के निकलेगा। तो यही होता है आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर। यही प्रोडक्टिविटी। क्या बात। अच्छा, तो कोई बंदा लेजी है, उसका प्रोडक्टिविटी जो चाहता ही नहीं है कि मैं कुछ मेहनत करूं, इस ब्रेन को अपग्रेड करूं, आप चाह के भी उसको कैसे अपग्रेड करेंगे? अच्छा, क्यों अपग्रेड करना है उसे? मैं तो ऑडियंस से भी पूछता हूँ, आप एक बार सोच के बताइए, आप लेजी हैं कि प्रोकास्टिनेटर हैं? दोनों शब्द अलग अलग हैं। लेजी क्या है? भाई मुझे नहीं करना, मुझे इतना ही करना है, मुझे नहीं आना यहाँ पे पॉडकास्ट देने, मैं अपने घर में खुश हूँ। प्रोकास्टिनेटर वो है आना भी है और डिले भी करना है, करूंगा ना। तो यानी कि उसके मन में इच्छा है, करना नहीं है। तो दोनों, उसके मन में, किसके मन में गिल्ट आएगा? लेजी के मन में कोई गिल्ट नहीं आने वाला। नहीं, उसके मन में तय है कि भाई मैंने 9 से 5 की जॉब करनी है, या मेरा ये धंधा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, घर आके मैंने अखबार पढ़नी है, टीवी देखना है, मेरे सामने वो जेठालाल का शो चल रहा है और मेरे को खाना खाना है, सो जाना है। ये मेरी एस्पिरेशन इतनी है। अब मैं काहे को आपको देख के इंस्पायर हूँ? मुझे नहीं चाहिए वो गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए वो फ्लैट। अब आप मुझे एक नई टर्म दे रहे हो, लेजी। आई एम हैप्पी, इट्स नॉट लेजीनेस, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूं। है ना, कहाँ दिक्कत है? प्रोकास्टिनेटर है मेरे में पोटेंशियल और मुझे इच्छा भी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास अलग अलग तरह के बिलीफ हैं। यार मुझसे होगा नहीं, मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी करने जाता हूँ मुझे अच्छे लोग ही नहीं मिलते, मेरा तो पैसा लूट लेते हैं, मेरा रिलेशनशिप कभी नहीं निपटा, लोग मेरे साथ आते हैं चीट करके चले जाते हैं, मेरा इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली फायदा उठा लेते हैं। तो ये सब चीजें मुझे आगे डिसीजन नहीं लेने देती। तो इसकी वजह से मैं प्रोकास्टिनेटर होता जा रहा हूँ। प्रोकास्टिनेशन भी 4 तरह के होते हैं। अच्छा, आप कौन से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। पहले होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट क्यों? आपने मुझे काम बोला, मैं आपके पास जॉब करता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी, मतलब मेरी एनर्जी इतनी हाई है, मेरा जो ये वाला पैराइटल लोब है बहुत सॉलिड बना हुआ है। okay. तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कर लूंगा। तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे सर पे डेडलाइन नहीं आ जाएगी। तो आपकी कंपनी में ऐसे लोग होंगे कि आपको पता है कि शुक्रवार शाम 5 बजे आप रिपोर्ट मांगने वाले हो, वो थर्सडे की नाइट तक काम नहीं कर रहे, अब अगले दिन वो डेडलाइन है तो तुरंत काम कर लेंगे। तो लास्ट तक टालते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। हाँ कि ये ठीक है ना, हो जाएगा। तो ये भी प्रोकास्टिनेटर है। तो उसमें क्या क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, अच्छी क्वालिटी का काम नहीं होगा, तो उसको डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन एक और प्रोकास्टिनेटर होते हैं, वो होते हैं जिनके पास फिजिकल पावर ही नहीं है। मतलब आपने किसी को हायर किया सेल्स के लिए, अब सेल्स के लिए उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ऑफिस से बाहर जाना पड़ेगा, फिजिकल एनर्जी है ही नहीं, उसका जो लेफ्ट पैराइटल लोब है उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो उसको रोज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि भाई बाहर निकल। रोज उसके लिए क्या है, पहले मैं सुबह उठूं, फिर नहाऊं, फिर कपड़े पहनूं, उसके बाद बाइक चलाऊं, फिर कार चलाऊं, यहाँ पहले ऑफिस जाऊं, फिर इतने ट्रैफिक में फिर मैं घूमने जाऊं सेल्स के लिए। तो उसके लिए हर एक काम टास्क है। और किसी के लिए जिसके पास एनर्जी अच्छी है वो क्या कहता है, बस गए 2 क्लाइंट से मिलेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो दोनों के लिए अलग अलग क्यों है सेम काम? क्योंकि एक के लिए उतनी एनर्जी ही नहीं है, तो वो प्रोकास्टिनेट कर रहा है तब तक जब तक उसके गले में ना जाए। तीसरे एक और हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, उनका ना अहम ईगो बहुत हाई है। अच्छा, तो इस चक्कर में नहीं करते, मुझे क्या बताओगे, मुझे सब आता है। तो उनका ये वाला जो ब्रेन है वो बहुत हाई होता है, प्रीफ्रंटल, जिसमें सेल्फ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। वो तब तक नहीं करते जब तक उन्हें खुद की अंदर से इस वाले ब्रेन को, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, जो हमारे राइट थंब से कनेक्टेड होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, ये वाला, हाँ, राइट थंब से। तो इसमें क्या होता है, आपका सेल्फ कनेक्शन राइट साइड से लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का ऐसे कनेक्टेड होता है। ओके। तो इसमें आप जैसे आपके ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा हर व्यक्ति को आप हर तरह से नहीं समझा सकते। तो किसी को अपने नाम की बड़ी भूख होती है, भी मुझे सही तरीके से बुलाओ, मेरे को रिस्पेक्ट दो। आप मेरे के अगर आपने सब 4 लोगों से मेरे अगर इंसल्ट कर दी, मैं नौकरी अभी छोड़ दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या पैसे दे रहे हो। ऐसे में वो भी प्रोकास्टिनेट करते हैं। अगर उसके अंदर रिकॉग्निशन नहीं है
एप्रिसिएशन नहीं है, तारीफ नहीं है, उनके नाम की वैल्यू नहीं हो रही है, मन नहीं तो करेगा वो उनका काम करने का। टालेंगे काम को, अच्छा, वो करेंगे ही नहीं। तो ऐसे भी प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं। तो आपको तय करना पड़ता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट से पहले अवेयरनेस आती है सर। अगर अवेयरनेस है तभी तो आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। आप कौन से वाले बीमार हो, क्या वाली समस्या है, कौन सा पेट दर्द है, अपेंडिक्स का दर्द है कि ब्लोटिंग का दर्द है या स्टोन का पेन है, तो तीनों की मेडिसिन अलग अलग है ना। ऐसे लास्ट एक चौथे और होते हैं प्रोक्रास्टिनेटर, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वो होते हैं डे ड्रीमर, जिनका फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको लोग अक्सर बोल देते हैं क्रिएटिविटी बड़ी हाई है, तो हमारे इस इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से कनेक्टेड होते हैं। वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उनको आपने एक काम बोला, उस एक काम से 20 तरह की सिचुएशन बना देंगे। ऐसा किया तो, ये कर दिया तो, अगर ऐसा किया तो मेरे को सामने वाला क्या बोलेगा, अगर मैंने ये किया इसके बाद कोई बेस्ट ऑप्शन आ गया तो हर चीज में तो होता है। उनके पास अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, तो वो बार बार ख्यालों में खो जाते हैं, उनको टाइम का ही नहीं पता लगता। उनके लिए एक काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको अलग तरह से डिसिप्लिन किया जाता है। तो आप अलग अलग तरह के लेजी नहीं हो, आप अलग अलग तरह के प्रोक्रास्टिनेटर हो, तो वो चैलेंज अलग है। तो हर प्रोक्रास्टिनेटर के लिए अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं। ओके, ऑलराइट। तो फिर ये जो डे ड्रीमर है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? फोर्थ वाले से बात करते हैं, जिसको करना नहीं है, बस सपने देखने हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उसको अपने सूर्य तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। सूर्य तत्व यानी कि आपकी जो फायर एलिमेंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज हमारी ना यौगिक प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है। वो बैठा हुआ है, अंदर एनर्जी नहीं है, क्रिएटिविटी बहुत है, यानी कि राइट ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहा है। क्रिएटिविटी राइट ब्रेन से आती है एज पर न्यूरोसाइंस, लेकिन जो लॉजिकल है कि क्या अभी जरूरी है, एनालिसिस करना, अभी की प्रायोरिटी क्या है, वो आता है आपके लेफ्ट ब्रेन से। यानी कि अगर मैं यौगिक प्रिंसिपल की बात करूं, आपके सूर्य तत्व से आता है। तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, और उसको ऐसे व्यक्ति को अपने पास वो प्राणायाम भी तो उसको एक टास्क लगेगा, फिर नहीं, वो उसको टास्क नहीं लगेगा, क्योंकि वो 1-1.5 मिनट का है। हाँ, ऐसा तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। अब मुझे ये बादाम खाना तो चबाना तो पड़ेगा ना। आप खाओगे तो मुझे टेस्ट तो ना आएगा। माँ बाप परेशान है ना कि ये कुछ करता नहीं है, अब इसको कैसे प्राणायाम कराए, पहले फिर बोलेगा ये प्राणायाम करने से क्या होगा, उसमें भी 4 कारण बता देगा। फिर उसको हम जैसे लोगों के पास आना चाहिए, तो हम कान खींच के ठीक करते हैं। यानी कि हमारे साथ वो आएगा, बैठेगा। एसोसिएशन का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैं इस रूम में आया हूँ, तो हम 5 लोग बैठे हैं, तो इस रूम की एक एनर्जी है, करेक्ट, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे, मेरी अगर कितनी भी डेप्रिसिएट एनर्जी हो, उसका असर मेरे पे पड़ेगा और वो एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। अगर मेरी एनर्जी अच्छी है, आप कितने भी डाउन फील कर रहे हो, तो आप भी अपलिफ्टेड फील करेंगे। किसी रूम में जाइए, 10 लोग रोना धोना कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर ही नहीं सकते, इसलिए तो हॉस्पिटल में जाकर अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता, राइट, चारों तरफ नेगेटिव हो रहा होता है। इसलिए ही तो बड़ी अच्छी बात कही जाती है, जो ब्रह्म कुमारी की बहन शिवानी है, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि आप अगर बीमार हैं, आप डॉक्टर नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्यों बता रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं क्या, मैं उससे डिस्कस करूं जो उसका सॉल्यूशन दे सकता है, तो मेरी एनर्जी डेप्रिसिएट नहीं होगी। नहीं तो आप जैसे ही मैंने बताया यार मेरे स्टोन है, तो आप बताओगे यार यार मेरे भाई के भी स्टोन था, उसके ऐसे ऐसे हुआ, वो ऑपरेशन की टेबल में मर गया, मेरे और टेंशन हो गई, अरे भाई से ऐसे तो ना पूछता। तो बिना बात के हम टेंशन को इनवाइट करते हैं। जब हम एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, है। तो आपने जहां से हमने शुरू किया था डे ड्रीमर वाली, तो डे ड्रीमर वाले को सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा, उसको टू डू लिस्ट बनती है, उस पर काम करना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। अदरवाइज उसके लिए और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 2 बेस्ट तरीके हैं जिससे कर सकता है। ईगो वाले से फिर काम कराना सबसे आसान है। ईगो वाले, हाँ, वो क्योंकि बिकॉज यू आर अ लीडर, तो आपको मालूम है कैसे काम करवाना है। क्योंकि अदरवाइज नॉर्मली ईगो वालों से लोगों को हैंडल करने में, उनको साथ उनको मैनेज करने में बड़ा दिक्कत आती है। नहीं तो जो प्रॉपर लीडर है उसको मालूम है इसको अप्रिशिएट करके काम करवाना है या ब्राइब करके काम करवाना है। अच्छा, और ये पहला पर्सन जो था जो प्रोक्रास्टिनेट करता है, कह रहे ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, बहुत लास्ट में कर लूंगा, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे ठीक करते हैं? उसका टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है, उसकी फिजिकल एनर्जी इतनी हाई है कि उसको मैनेज नहीं कर पाता। फिजिकल एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने कई लोगों को देखा, उनका पैर ऐसे हिलता रहता है। आप टेबल पे बैठेंगे तो ऐसे, या तो ऐसे हिलते रहेंगे, या पेन टिक टिक करते रहेंगे। ओके, अभी कभी नोट किया होगा? हाँ, कौन लोग हैं ये? अच्छा, फिर आप मान लीजिए तो लिखना, ड्राइंग करने लग जाएंगे, डूडलिंग करते रहेंगे, लिखते रहेंगे या ड्राइंग करते रहेंगे। अब नॉर्मली मान लीजिए मैं ऐसे पैर हिला रहा हूँ, तो हमारे समाज में तो बोला जाता है ना कि अच्छा नहीं मानते, लेकिन न्यूरोसाइंस तो कुछ और बोलता है। क्या बोलता है? बॉडी जितना मूव कर रहा है, उसका ब्रेन बैलेंस कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पास रिवॉल्विंग चेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे से मूव करता है। आप देखना कभी किसी के पास अगर हाई फिजिकल एनर्जी है ना, तो और वो योगा नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसकी बॉडी ऐसे मूव करती रहेगी। वो एनर्जी कहीं तो इस पे खर्च करेगा ना, प्रकृति का नियम है। प्रकृति, लेकिन ये हम भूल गए ना। तो वो बॉडी मूव करते रहेगी, उसका बैलेंस रहेगा।
अब आपने उसको ऐसे स्टैटिक सोफा दे दिया, अब अगर उसको वो नहीं घबराहट, हिलेगा तो ब्लास्ट करेगा उसका एनर्जी। और मान लो 20 मिनट बाद उठा हाँ तो उसके बॉस ने देख लिया, कहाँ जा रहा है सर, एक स्मोक करने जा रहा हूँ या थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, अभी तो उठा था, ये क्या बात है। लेकिन उसके ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट है हर 20 मिनट में बार बार उठना। अगर वो नहीं उठेगा, नहीं चलेगा, तो वापस या फिर सुबह 45 मिनट का प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज या जिम करके आए। या एक और बेस्ट तरीका है, अगर सिंसियर है और लगता है उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और ऑफिस अलाउ करता है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिस में हमने स्किपिंग शुरू करवाई है। अरे वाह वाह, भी इतनी जगह में स्किपिंग हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, 50 फिटनेस स्किपिंग भी हो गया, 50 एनर्जी भी हो गया। स्किपिंग में लगभग 90 सेकंड्स लगते हैं। हाँ, हाँ, 90 सेकंड में ही अगले 30 मिनट के लिए वो तैयार हो गया। गर्मी भी कम हो जाएगी, बैठ के ठंडा होके काम करेगा। 30 मिनट तक उसका फोकस नहीं टूटेगा एज पर न्यूरो साइंस। अच्छा, अगर 30 और 90 सेकंड के लिए स्किपिंग कर लेता है, अगले 30 मिनट तक आप पास में ढोल नगाड़े बजा लो, उसका फोकस नहीं टूट सकता एज पर न्यूरो साइंस। तो उसके लिए आसान है टू डू लिस्ट बनाना। अदरवाइज उसकी फिजिकल एनर्जी तो उसको अलाउ नहीं कर रही, उसको लगता है ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। ब्रेन की मोबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फिजिकल मोबिलिटी ज्यादा है, बार बार मूव कर रहा है, तो ब्रेन भी बार बार मूव करता है। मैं इसे एक रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि इंसानों को तो ऐसे नहीं करवाते देखा है। मेरा एक लैब्राडोर है, उसका नाम टाइगर है। तो वो दिन भर घर में रहता है, अब कोई उसको संभाल नहीं पाता, ठीक है, तो उसको एसी चला के एक रूम में आराम से शांति से बैठने दे। अगर वो खुला तो इधर उठा पटक, उधर उठा पटक। तो मैं शाम में जब जाता हूँ तो एक बॉल लेके टेरेस पे ले जाके खूब भगाता हूँ, क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, वो इधर उधर तोड़ेगा फोड़ेगा। और जब उसको मैं आधा घंटा भाग लेता है ना, वो जबरदस्ती भागना ही चाहता है, भाग लेता है, उसके बाद लेकर आई वो शांति से बैठेगा, फिर उसकी एनर्जी चैनलाइज हो गई। यानी इसी प्रकार से इंसानों के साथ भी यही सेम प्रॉपर्टी है। मैंने डॉग्स के साथ काम नहीं किया, मतलब मेरे पास डॉग नहीं है, लेकिन मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया। मेरी वाइफ स्कूल चलाया करती थी, किंडरगार्टन का। तो जो बच्चे होते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा प्ले वे स्कूल। ऐसे तो किंडरगार्टन का जो दूसरा नाम है वो है प्ले वे स्कूल। प्ले वे स्कूल का मतलब क्या है, उनकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है। वो ऑलरेडी एक्टिव है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो घर पे तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसको स्कूल भेज दिया ताकि वो उस प्रोडक्टिविटी को, उस हाइपर एक्टिविटी को सही तरह से चैनलाइज कर ले। तो हमने स्कूल में क्या किया था, इतने उनकी हाइट पे ना बोर्ड लगा दिए थे, क्योंकि दीवार पे उन्हें लिखना है, मानेगा तो है नहीं। हमने क्या किया, उसकी हाइट पे एक बोर्ड लगा दिया, व्हाइट बोर्ड। ओके, उसको दे दिया क्रेयॉन्स दे दिए और मार्कर दे दिए, लिख ले जितना लिखना है। अब जो पहले दीवारें खराब कर रहा था, अब वो बोर्ड खराब कर रहा है, और उसको धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो उससे क्या हुआ, उसकी एनर्जी को हमने सही तरह से चैनलाइज कर दिया। तो यही काम करना होता है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन। एक बार पेरेंटिंग एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने इसी टॉपिक के लिए बोला, उन्होंने कि हम रोकते नहीं है बच्चे को लिखने से, करने से। दीवारों पे लिखता है ना, हमने चार्ट पेपर चिपका दिया पूरी दीवार में। बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आप जितनी बार ना करोगे, लिखो लिखो लिखो, और अच्छा है, लिखते रहो ड्राइंग, फिर चार्ट क्योंकि जितनी बार ना करोगे उसके लिए और ऑलरेडी एक आपने दिमाग में क्लियर दे दिया कि ये काम नहीं करने, और उसी पे ज्यादा ध्यान जाता है कि क्यों रोका है भाई, है सही बात है। अच्छा, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें भी इसी प्रकार की बातें हुई हैं कि आपके एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है राइट जगह पे। मतलब नेगेटिव एनर्जी भी है, उसको भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लिया जा सकता है। तो आप हैबिट को किस तरीके से देखते हैं? एक इंसान जो किसी हैबिट को चेंज करना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए उससे सुबह नहीं उठा जाता और वो एक्सरसाइज करना चाहता है, लेकिन वो लेट में जल्दी सो भी नहीं पाता, उसकी थॉट प्रोसेस चलते रहते रात में, वो लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, तो फिर वो खोल के लैपटॉप बैठ जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग उठना है, अगर उसको 6 AM पे पहले, बाद में 6 से उठ के वो 5 बजे तक उठने तक लाना चाहता है, कैसे हैबिट प्रिपेयर करते हैं? सर आप सबने सुना होगा, हैबिट्स को बनने में कितना समय लगता है? 21 दिन बोलते हैं लोग। 21 दिन बोलते हैं ना। हाँ। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, ये झूठ है। अच्छा। अभी एक नई रिसर्च हुई है, नाम भूल रहा हूँ, हॉपिंस करके हैं रिसर्चर, उन्होंने रिसर्च किया, 21 दिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ब्रेन, वो कहना चाह रहे होंगे कि सडन चेंज होता है, हो सकता है ब्रेन सडन चेंज होता है सर, उसको 21 दिन नहीं चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, कौन सी घर की महिला को सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता। हाँ, चाहे वो रात में 3 बजे सोए, 4 बजे सोए। कितनी ऑडियंस है वो बता सकती है, जिन्होंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, सिगरेट छोड़ने के लिए कितनी क्लासेस ली, नहीं छोड़ पाए। लेकिन कोई एक ऐसी बात हुई, उसकी बेटी ने कुछ कह दिया, उसके बेटे ने कुछ कह दिया, कोई एक बात हुई, तुरंत एक नाइट में सिगरेट छूट गई। कैसे? ब्रेन तो 21 दिन में चेंज होता है, 21 दिन में नहीं होता। और ये एक्चुअल में ऐसा ही है। कितने लोग ऐसे हैं जो हार्ट ब्रेक के बाद तुरंत खड़े होते हैं और फिर एक नया अंपायर खड़ा कर देते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों के, एक तो मैं जानता हूँ, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, खुद भी अपनी कहानी बताते हैं, इसलिए मैं नाम ले सकता हूँ, अविनाश की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूरी एनर्जी को यहाँ डाल दिया ओवरनाइटली। क्या बात है।
तो ब्रेन सडन चेंज होता है, आपके पास रीजन होना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं सर, उनका मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बताना ये 6 AM वाली कहानी यहीं सॉल्व हो जाएगी कि मुझे उठना है या नहीं उठना। बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको और मुझे रोज आदत है चाय पीने की, रोज हम 30 पे जाते हैं, ठीक है, 7 बजे, और आज यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, शूट एंड साइड का ऑर्डर है, तो आप और मैं शाम को 7 बजे चाय पीने जाएंगे? नहीं, क्यों रोज तो जाते हैं, पिछले 10 सालों से जा रहे हैं। मरना थोड़ी है चाय के चक्कर में। अच्छा मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में या आप और हम एक जगह पे जॉब का इंटरव्यू है और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस जॉब को मिस नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे? कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं, फिर नहीं, अभी कर्फ्यू में हम जॉब के लिए भी नहीं जाएंगे, आज पोस्टपोन होगा भाई। थोड़ी सी कोशिश करेंगे पहले से ज्यादा। नहीं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अभी कर्फ्यू में नहीं जाऊंगा, मुझे जॉब भी आज इंपॉर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे पिताजी एडमिट हैं और ब्लड हमें ही देना है, अब बताओ सर। अब तो कर्फ्यू गया अब आप कलेक्टर के पैर पकड़ लोगे, हाँ, लड़ लोगे और ये बोल दे मारना तो मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। क्या हो गया? सेम कर्फ्यू है, प्रायोरिटी चेंज हो गया ना। तो आपके लिए 6 AM पर उठना प्रायोरिटी था ही नहीं। और अगर मैं इसको साइंटिफिकली भी बता दूं तो हमारे 2 ब्रेन है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस, 2 माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। दोनों के अंदर पावर का फर्क है। एक है हमारा दरबारी जो होता है, और एक है हमारा प्रधानमंत्री। ओके। अब प्रधानमंत्री के पास यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास जब तक कॉन्शियस माइंड नहीं भेजेगा, दरबारी एंट्री नहीं देगा। मेरे को इस ऑफिस में आना है तो मेरे को अगर बाहर से एंट्री नहीं है तो कौन अंदर आने देगा? कोई नहीं आने देगा। तो कॉन्शियस माइंड के पास ऑलरेडी छुपा हुआ है, भाई रेस्ट करना यार, क्या ये उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं पड़ा, एक दिन में क्या जाता है, ये सब मोह माया है, छोड़। 10 साल हो गए सोचते एक दिन में क्या बदल जाएगा, पड़ता है, ये सब मोह माया है, क्या करना है यार, एक दिन सबने जाना। ऐसी हजारों बातें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। ये फ्लाइट हो तो सब छोड़ के आदमी फिर उठेगा, वही आदमी उठ जाता है अगर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हो तो। और ब्रेन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, राहुल जी, बहुत शानदार है। एक आदमी है जो 5 साल लगातार 2 घंटे रील देख रहा है, और एक आदमी है 5 साल लगातार 1 घंटा बुक पढ़ रहा है। 5 साल के बाद दोनों को ब्रेन को अगर आप MRI कराओगे तो दोनों के ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, क्योंकि आपने क्या ट्रेन किया कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में, यानी कि आपने कॉन्शियसली क्या देखा, उसे अवचेतन मन को क्या फीड किया, उसी से तो आएगा। अगर 6 AM उठने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है तो भैया आप बड़ी से बड़ी वर्कशॉप ले लो तो नहीं कर पाओगे। उसका एक तरीका है, आप उतने पैसे खर्च कर दो कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाओ, अब अगले दिन आपकी नींद अपने आप उड़ी होगी। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर आप कोई वर्कशॉप भी लेता है तो आप नोट करना, अगर 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए की है ना, इवन 4-5 हज़ार रुपए की भी है तो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे 2.5 लाख रुपए लगे हुए हैं, 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है, वो गलती से भी मिस नहीं करता। राइट, क्योंकि उसके एवरेज में आप क्या खर्च कर रहे हो, क्या जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए 6 AM इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्यों उठना चाहते हो, रीजन है या नहीं, कितना इम्पोर्टेंट है ना, कितना यानी वो लेस इम्पोर्टेंट लिस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस आपको मजा आता है बात करने में, क्योंकि आपने सुन रखा है अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो ही आप सफल होगे। अब मैं सफल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। तो हमें हमारा ब्रेन ना बड़ा शानदार है, सब ब्रेन इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है, उसका एक ही काम है, आपकी एनर्जी को बचाना, आपको जिंदा रखना। अब आपको मजा इसमें आ रहा है कि सोने से, या रात को मैं 2 बजे सोया था तो इसलिए अगर मैं नहीं सोया ना तो मेरी एनर्जी खराब हो जाएगी, मेरे ब्रेन को नुकसान पहुंचेगा, मेरे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी, तो सो जा 2 घंटे, जिम तो कल भी जा सकते हैं। तो ब्रेन के पास ऑलरेडी एक पैटर्न है। फिर भी अगर आपको लगता है 6 AM उठना है तो आपके पास टोटल मिला के 7 सेकेंड्स होते हैं। 7 सेकंड में आपका लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन का एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, सर्वाइवल ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो हावी हो जाएगा। पहले 7 सेकंड में अगर आपने बिस्तर छोड़ दिया तो आप कर पाओगे। अगर आपने 7 सेकंड दे दिए तो लिम्बिक सिस्टम तो पहले ही बैठा है भाई, मस्ती से गिरेगा। तो आप पहले 7 सेकंड उठ जाओ। अच्छा, आप क्योंकि ब्रेन को आप ट्रेन करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, क्या ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है कि वो 4 घंटे काम सोकर भी प्रोडक्टिव रहे, 20 घंटे काम पे लगा सके, चाहे वो फिटनेस पे भी लगाए, मेडिटेशन में भी लगाए, सिर्फ 4 घंटे सोए और उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए लॉन्ग टर्म में? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे योगीज हैं। एक्चुअली प्रोडक्टिविटी का ना सीधा कनेक्शन आपकी ब्रेथ से है। ओके, आपकी सांसें कितनी ज़्यादा गहरी हैं उससे डिसाइड होगा कि आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं और कैसी आपकी नींद है। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद उस बात पे डिपेंड करेगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सभी को भी बोलूँ कि लंबी गहरी सांस लेनी है, मैं 5 मिनट की अगर प्रैक्टिस कराऊँ तो आप सब घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उस 5 मिनट के बाद
3 तरह की चीज़ें होंगी। या तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओगे उस 5 मिनट बाद, या आपको इतनी गहरी नींद आएगी आपको लगेगा बस यार अब मैं सो जाऊं, और किसी को लगा मैं आई एम फुल ऑफ एनर्जी। तीनों सभी ने लंबी गहरी सांस ली है 5 मिनट के लिए, अलग अलग क्यों? रिक्वायरमेंट क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हाँ, तो अब मेरी बॉडी पूरी नहीं हुई थी और नींद मांगेगा। तो बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसको एकदम ऐसे नींद सी लगेगी, उसको बैलेंस मिल गया। अगर किसी को लगता है कि नहीं रिलैक्स होना था, थोड़ी सी कम कमी थी, ये किसका होगा? जिसकी यहाँ तक की सांस है, जिसकी इतनी छोटी सांस है ना उसको नींद आएगी, जिसकी छाती तक की सांस है उसको रिलैक्स महसूस होगा, जिसकी पेट तक की सांस है उसको लगेगा फुल ऑफ एनर्जी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी सांसें कैसी हैं। आपकी नींद 4 घंटे की चलेगी अगर आपकी लंबी गहरी सांस पूरे दिन में है तो जो छोटी सांस ले रहा है वो गलत कर रहा है। सर साइंस ये कहती है कि आपको कम से कम 3 काउंट वाली सांस लेनी चाहिए नेचुरली, यानी कि 3 सेकंड अंदर जानी चाहिए, 3 सेकंड बाहर आनी चाहिए। ये नेचुरल पैटर्न होना चाहिए। हमने और छोटी कर ली है। आप लंबी सांस लेते हैं, 3 सेकंड लेते हैं सांस? हमारी कोशिश रहती है जब ट्रैवल करता हूँ, जब याद आता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन नेचुरली कैसे होगा? लगे हुए तो छोटी छोटी नहीं, नेचुरली बहुत सारे ऋषि मुनियों की हैं, बहुत सारे लोगों की हैं, वो तभी 4 घंटे की नींद ले सकते हैं क्योंकि उनका नेचुरल पैटर्न उतना ही। अगर पेट तक सांस लेना शुरू कर दिया तो फिर 4 घंटे में काम निकल जाएगा और बॉडी एनर्जाइज रहेगा। अच्छा, जरूरी नहीं आपको याद रखना, बस आपको जब एकदम कॉन्शियस हो जाओ, जैसे मुझे भी याद आ गया तो मैं लंबी गहरी सांस ले सकता हूँ ना। क्या टाइम लगा इसमें? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बोला तो मैंने ब्रेथ वर्क कम चेंज हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 सेकंड के सांस लेने में टाइम ज्यादा जा रहा है और फोकस भी रहा है मेरा, मैं ज्यादा ध्यान तो उसी पे जा रहा है। तो छोड़ यार, पहले बात ही कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उल्टा है सर, ये वैसा ही है जैसे बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक लड़का था, वो स्टेशन की तरफ भाग रहा था, वो भागे जा रहा था। इंटरेस्टिंग ये था उसके पास साइकिल थी, साइकिल के ऊपर बैठा नहीं, लेके भाग रहा है। मैंने कहा भाई कर क्या रहा है, क्या चाहिए? कि भैया मैं बैठूंगा 1-1.5 मिनट खराब हो जाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ फर्क है क्या? जैसे बस में आवे जल्दी चलो जल्दी खड़े अरे बैठ जाओ यार, कुछ नहीं होता, बस तो टाइम पे पहुंचना है। साइकिल पे आप बैठ गए तो आपको मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे, आप 1 घंटा पहले पहुंच सकते हो, 20 मिनट पहले पहुंच सकते हो। तो ऐसी जब आप लंबी गहरी सांस ले लेते हो तो नेचुरली आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, नेचुरली आपका ध्यान बढ़ जाता है, नेचुरली आप प्रोडक्टिव हो जाते हो, नेचुरली आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाती है। तो आपकी सारी चीजें सांसों से कनेक्टेड है। अच्छा, अगर हम ब्रेन के पावर से किस प्रकार से पूरे देश के लोगों का ब्रेन अपलिफ्ट किया जाए कि चाइना की तरह डेवलपमेंट माइंडसेट हो जाए, हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाए। बेरोजगारी में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ यूथ का कि वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है, एम्प्लॉयबल ही नहीं है, तो छोड़िए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। वो बोल तो रहे मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन दिन भर वो बिंज वॉचिंग करते रहेंगे, रील वॉच करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे टाइम, सीखना नहीं है कुछ। वरना एक इंसान अपने घर बैठे बैठे भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन जा रहा, कंटेंट क्रिएटर बन जा रहा, लाखों रुपए कमा रहा है, बाकी लोग सब बैठे हुए। क्या कुछ ऐसी क्रांति लाई जा सकती है जहां पे यूथ को अपग्रेड किया जाए और सब प्रोडक्टिव बने और चाइना की तरह हम भी डेवलप हो? सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर हम बढ़ा देना, अभी प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है सर? आप कभी जाना, जितने भी रेडी वाले हैं, ये दुकान वाले हैं, अब आप एंटर करोगे ना तो पहले वो उनको चिंता होती थी कि मेरी आज ग्राहकी नहीं हुई, मेरी इतनी सेल नहीं हुई, मेरे को किराया जेब से लग जाएगा, तो कुछ ना कुछ एफर्ट लगाता था। आजकल मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जर्वेशन खत्म कर दिया इन्होंने। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था कभी भी, हर छोटी दुकान पे कुछ ना कुछ छोटी बैठा था तो बेचैन था, कुछ ना कुछ करता था वो, जब मैं दिमाग लगाऊं कि सेल कैसे बढ़ानी है। अब वो मोबाइल पे लगा हुआ है। आप रेडी वालों को देखो ना, सब उनका माल बच गया, जैसे मान लो बिरयानी बना रहा है वो या मोमोज बनाए, वो बच गया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं इस बात पे। क्यों? कहाँ लगा हुआ है? मोबाइल पे। वो कब कैलकुलेट कर रहा है? क्योंकि रोज का गल्ला बन रहा है तो उसको ध्यान नहीं है। अब वो रोज का कोई तो है नहीं कि 1 साल के बाद अकाउंट में ला रहे हैं कि मैं कितना फायदे में रहा, कितना लॉस में रहा। बहुत डीप बात है। अवेयरनेस खत्म हो गई तो उसका नुकसान हमें जब से अनलिमिटेड डेटा मिला है वो पूरे देश को पीछे ढकेल रहा है एक प्रकार से, और कुछ लाख कुछ करोड़ लोगों को आगे ले जा रहा है। 140 करोड़ में 1-2 करोड़ आगे बढ़ जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है ना। कुछ 5 लाख लोग आगे बढ़ रहे होंगे इस डेटा को, इंटरनेट को यूज करके, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो यूनिकॉर्न कंपनी बना रहे और बनाने कंज्यूमर ज्यादा है ना, सेलर बहुत कम है। एंजॉय मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, खोया हुआ है और वो संतुष्ट हो गया है, उसको नहीं चाहिए ज्यादा। संतुष्ट नहीं,
वो भुलाने की कोशिश कर रहा है। संतुष्ट नहीं जैसे हुआ शराब गम को भुलाता है, उसी प्रकार से वो डेटा और जो रील है वो उसके गम को ही भुला रहा है एक प्रकार से, कि भाई खोए रहो, सोचना ही नहीं है अपने टेंशन के सोचना बारे नहीं में। है। समय रैना ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हम तो आपको हंसा रहे हैं ताकि आपसे सवाल ना पूछे जाएं। सवाल पूछना तो क्या होता है, जैसे एक 5 साल के बच्चे को देखना, क्या वो प्रोडक्टिव नहीं है? वो तो उसके पास ना तो कोई जर्नल है, ना उसके पास कोई प्रोडक्टिविटी का कोई टू डू लिस्ट बना हुआ है, ना उसके उठने का टाइम है, ना उसके सोने का टाइम है, ना उसके खाना खाने का टाइम है, ना सुसु पोटी का टाइम है, फिक्स कोई भी टाइम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हाईली हैप्पी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं, उसके पास क्यूरियोसिटी ब्रेन, ऑब्जर्वेशन वाला ब्रेन है। अच्छा, वो सीख Highly रहा है नया नया। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और ब्रेन का काम ये दिया भी है तो टच करके हाथ जला लेना है कि भाई देखना इसको है, छूने से ये कांटे लगे हुए हैं तो इसको टच करके, गर्म है तो गर्म को भी देखना है। तभी तो हम प्लग के अंदर वो डाल के रखते, नहीं तो वो अंदर फिंगर डाल देगा। ऐसे तो करेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन थी, तो सीख रहे थे। अब हमने सीखना बंद कर दिया। जब सीखना बंद किया तो सबसे बड़ा सब आता है, सब आता वाला भी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन चलता जरूरत है, भी नहीं है, क्या करना है सीख के, हाँ, इसका क्या काम। ब्रेन चलता है डोपामाइन पे। ब्रेन कैसे चलता है कि मुझे मजा आना चाहिए, मोटिवेशन तो चाहिए ना, तो उसके लिए चाहिए डोपामाइन। डोपामाइन पहले मिलता था, मैं कुछ छोटा काम करूंगा, मैंने कोई आपसे बात करी, आपको अच्छी लगी, आपने बोला विकास तू बात तो ठीक बोल रहा है, मुझे डोपामाइन मिल गया कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, चलो और काम करते हैं। अब आपने क्रिएटिव हेड को बोला आपने कि यार तुम काम अच्छा कर रहे हो, तो और डोपामाइन मिला। अब मुझे डोपामाइन मिल रहा है रील स्क्रॉल करके। जैसे मैंने रील की तो मेरे को अब नेक्स्ट रील क्यों देखनी है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक मैसेज है, अगली वाली और इंटरेस्टिंग होगी रील। ओहो, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला, तो वो तो प्रॉब्लम हो गया। उसे बोलते हैं चीप डोपामाइन। जहां मुझे अच्छा काम करके डोपामाइन चाहिए था, वो मैंने एक सस्ते में निपटा दिया इसको, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वहां मेरा सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई। और जब सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी तो मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा, तो मेरा ब्रेन नेचुरली शिफ्ट हो जाएगा सर्वाइवल पे। अब रिस्क नहीं लेना, अब उम्र हो रही है, जो चल रहा चलने दो, जैसे ही काम चलाओ इसी में काम कर लो, जो भी है। रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे, ये फिर सारी कहावतें याद आ जाएंगी। तो उस चक्कर में हम नया नहीं करते। जब नया नहीं कर रहे तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीऊंगा, और फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में रहूंगा। फिर मैं जब स्ट्रेस में रहूंगा तो ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे स्ट्रेस ईटिंग हो जाएंगी, फिर ओबेसिटी और डायबिटिक मेरे घर का एक मेंबर बन जाएगा, हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा। ये प्रॉब्लम है। सबको दोष दूंगा अपने फेलियर का, हाँ, सोसाइटी को, सरकार को, रिलेटिव को, पेरेंट्स को। आपने ये नहीं पढ़ाया, हमें ऐसे ही, हमारा लक खराब था, हम अंबानी के यहाँ क्यों पैदा नहीं हुए। इससे आराम से आप बाहर आ सकते हो बहुत आसानी से। एक फॉर्मूला होता है SMS, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों से बिना कोई एक्सरसाइज किए, मतलब एक्सरसाइज मतलब बिना कोई बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, बिना महंगे महंगे कोर्स लिए बहुत आसानी से आ सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को करना शुरू कर दो। आप अच्छी नींद लेना शुरू कर दो। एस मतलब स्लीप। आप सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इतना सा कर लो। सो जाओ ढंग से, 6 घंटे की नींद ले लो। M स्टैंड फॉर मूवमेंट। कम से कम पूरे दिन में 15 मिनट का मूवमेंट आप रख लो। आप पैदल चल लो, नंगे पाँव घास पे चल लो, आप स्किपिंग कर लो, आप 15 मिनट का योगा कर लो। 15 मिनट इनफ है। 15 मिनट इज मोर देन इनफ, है ना। एंड द लास्ट S स्टैंड्स फॉर, आप थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर लो। स्ट्रेस कम करने का तरीका क्या है? स्ट्रेस फ्री एसोसिएशन, और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं कनेक्ट आपके करिए लोगों के साथ, नए लोगों से बात बातें करिए, डेवलपमेंट माइंडसेट वाले लोगों से मिलिए। मैंने एक अभी ना पता चला ऐसे लोगों से ना एसोसिएशन कर लो और स्ट्रेस बढ़ा मैंने अभी एक ना पॉडकास्ट किया था राहुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग। फोन किया एक दोस्त को कि स्ट्रेस कम होगा, उससे उधार मांग लिया आपसे यार 10,000 ऐसे दोस्त मत रखो भाई, ऐसे दोस्त मत रखो। तो एसोसिएशन भी ऐसे लोगों से रखना है जो स्ट्रेस और बढ़ाया नहीं। मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किया, मुझे बड़ा मजा आया। हम बात कर रहे थे साइंस और न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कुछ बात डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो मैंने कहा इतना कुछ डरा के रखते हो आप, ये राहु है, शनि है, केतु है, मत करो ना। कि मान लो किसी का सूर्य खराब है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके, कि घर में माँ बाप हैं, मैं कहा है, कि जाके सिर्फ उनको ये बताओ कि यार ये समस्या चल रही है, कि आपका सूर्य ठीक हो गया। मैं कहा मुझे ये तो नहीं पता सूर्य ठीक हुआ है नहीं हुआ, लेकिन एसोसिएशन ठीक हो गई। क्योंकि मैं अगर अपने माँ बाप से बात कर रहा हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो वो मुझे जज तो नहीं करेंगे। मेरे माँ बाप हैं, मुझे सही राय देंगे। अब मैं अपने सर्कल में हूँ, मैं अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ। मैं आपके पास आया, राहुल सर यार ये दिक्कत हो रही है, पता नहीं यार बिजनेस सही ठीक नहीं चल रहा, तो आप मुझे राय क्या दोगे? बिजनेस से रिलेटेड दोगे, राइट। तो मेरा मोटिवेशन अपने आप हो गया। इसके लिए मुझे कोई अलग से मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत कहाँ है? अलग से महंगा कोर्स, संबंध ठीक हो गए तो कई चीजें बहुत सारे। अच्छा, संबंध सबके अच्छे हैं सर, लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं।
और लोगों को ये लगता है कि ये तो अब जैसे आपने बोला पेरेंट का, अगर पेरेंट से बात नहीं करा तो पिता को भी यही लग रहा है कि मेरा बच्चा तो अब सेल्फ रिलायंट हो गया, अपने में तेज हो गया, अब उसको मेरी ज़रूरत ही कहाँ है। सर यहाँ उल्टा है, ज़रूरत भी नहीं है और वो थोड़ा खुद भी हिच करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप देखना सर, जैसे मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं या 2 भाई हैं, मामा चाचा के, बुआ के, ना। एक बहुत आगे निकले, सेम तरह के मिडिल क्लास फैमिली से थे, एक बहुत आगे निकल गया और एक अभी स्ट्रगल कर रहा है। जो स्ट्रगल, अच्छा, जो बड़ा हो गया ना, उसके मन में कोई बात नहीं आई। ये तो कहानियां सुन ली हमने कि उसके मन में ईगो आ गया, उसके अंदर है कि वो तो बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, वो बात करना छोड़ दिया, उसने मदद मांगना छोड़ दिया। जबकि उससे पहले वो पैंट उधार में ले लेता था, टॉप उधार में ले लेता था, शर्ट उधार ले लेता, जूते उधार ले लेता था, एक दूसरे के जूते पहनते थे, कपड़े पहनते थे। अब क्या हो गया, अब मेरे में एक कॉम्प्लेक्स आ गया, कम्युनिकेशन खराब कर लिया मैंने, मुझे ही दूरी बनानी है। मैं ही अपने सगे मामा के बच्चे से बात नहीं कर रहा, मैं ही सगे चाचा के लड़के से बात नहीं कर रहा, लड़की से बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मेरे को दिक्कत है ना, मैं उसका लगा रहा हूँ। तो ये दैट इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। द सेम विद द फादर ऑल्सो। फादर तो आज भी बात करना चाह रहे हैं, बच्चे को लग रहा है क्या कि भैया मैं पूछूंगा तो कहीं वो, क्योंकि एक बच्चे के मन में भी होता है कि यार वो स्ट्रेस में ना आ जाए। हाँ, स्ट्रेस बचाना चाहते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करो, क्यों उनको हेडेक देना कि भाई। जबकि है उल्टा, वो फादर है, मदर है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस। आप खाली शेयर भी करते हो ना, शायद वो सॉल्यूशन नहीं देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता उनके बहुत। अक्सर एक्चुअली भी हमें सिर्फ सुनाने वाला चाहिए, तो सुन ले भाई, तो कंधा दे दे, मैं रो लूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद तो मैं झेल लूंगा जो भी होगा। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? लड़ाई किस बात की है भाई? आजकल शिकायतें क्या है आप सबकी, हम सबकी, कि बॉस सुनते नहीं है, बॉस को लगता है घर वाले नहीं सुनते हैं, और बॉस को लगता है कि कलीग नहीं सुनते हैं। मैं नहीं सुनता होगा, थोड़ा तो होगा ही, थोड़ा तो होगा ही, सामने से नहीं बोलेगा, मन में बोले हाँ सुनते तो नहीं। तो हमारे यहाँ पे तो कंप्लेंट ही ना कि हम सुनते नहीं है, तो सुनना शुरू करते तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन अपने आप बेटर हो जाएगा। अच्छा, ये जो डेटा वाली बात चल रही थी कि हमारी जनता, जो हम वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री हैं, जो यूथ पॉपुलेशन का कंट्री है, 18 से 45 की एज का, जहाँ एनर्जी हाई है, बहुत करने की क्षमता है, नए स्टार्टअप्स करने की क्षमता है, नए रिस्क लेने की क्षमता है, कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन हमारे देश में, अर्बन कम है। अर्बन में तो आदमी कुछ भी काम करने में लग जाता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। दिल्ली में देखिए ना, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में चले जाइए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और वो जनता लगी पड़ी है अपने फ़ोन में रील वॉच करने में। आप क्या फ्यूचर देखते हैं अगले 10 सालों में? देश कहाँ जा रहा है? क्या कुछ उद्योगपति ही मैनेज करने वाले हो? ये ऐसे ही, ये जो अभी एक जॉब ओपनिंग हो रही है, तो इतनी भीड़ आ जा रही है रेलवे स्टेशन पे कि अब वो डिमांड कर रहा है कि हमारे लिए ट्रेन का इंतजाम क्यों नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रिपेयर नहीं थी कि इतनी भीड़ एक स्टेशन पे आएगी, और सारा ट्रेन जाम कर दिया। ये क्या एक फ्यूचर के लिए एक नेगेटिव, एक क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? एक अंदेशा है कुछ कि क्या बड़ा गड़बड़ होने वाला है? मुझे तो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, गड़बड़ कम लगती है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यूथ जो है 2 जगह पर फंस चुका है। एक तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के नाम पर, तो क्योंकि उसका लगता है सबसे सेफ यही है, सेफ खेलना। दूसरा वो कम काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। दूसरा लगता है कि नहीं, और भाई इससे आसान क्या हो सकता है, और उनको लगता है कि जॉब सिक्योर होगी, उसमें निकाला नहीं जाएगा, प्राइवेट में लगता है निकाल दिया जाएगा। तो उसको पहले पता है मैं फेल होऊंगा, मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी, मुझे निकालेंगे। हाँ, मुझे मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। फिर मैंने रील्स पे लग गया, मैं स्क्रॉल करने पे लग गया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पड़ोस में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे गुलाब की खेती करता है एक लड़का, 17 साल का है सिर्फ। क्या बात? 17 साल का। वाह। वहाँ गुलाब की खेती से गुलकंद बनाता है। क्या बात है? कौन से, आपको हर गली में पान की दुकान मिल जाएगी। पान हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में खाया जाता है, गुलकंद खाया जाता है। तो गुलकंद से वो महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, 17 साल का लड़का है। क्या बात है? गरीब घर से आता है। क्या बात है? कौन सी मेहनत लग रही है उसमें। एक और है, आपकी यहीं यूपी से है, मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ पौधे बेचता है। किसी के बेचता है, वो घर पे ही उसने क्या कर रखा है, अपना छोटा सा प्लांट लगा रखा है, तो उसमें वो कभी छोटे छोटे बीज बना लेता है, तो उसके पौधे बना के वो बेचा करता है। क्या बात है? 100-200 रुपए मिल जाते होंगे उसको। एक और बताता हूँ मैं, ऐसे 3-4 मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग, जो लोग कितनी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। लोग यही सोचते हैं इतना छोटा काम मैं करूंगा, मैं गुलकंद बेचूंगा, मैं पौधे बेचूंगा, मैं माली हूँ। प्रॉब्लम ये, कुछ नहीं करेंगे लेकिन छोटा काम नहीं करेंगे। मेरे काम को छोटा समझा हुआ है। अच्छा, ये अगर ये छोटा है तो बाहर जाकर, जब बाहर जाते हो तो क्या करते हो भाई? ड्राइवरी तो करते हो, मॉल्स में जाके काम करते हो, फैक्ट्री में, मॉल्स में जाके काम करते हो। तो यहाँ पे करने में क्या बुराई है? शर्म है ना, अपने वो लोगों को दिखाना, चमकाना है ना। जैसे
कनाडा जाते हैं लोग पंजाब से, तो वहाँ क्या काम कर रहे हैं नहीं बताते, जब आते हैं तो ग्लासेस वगैरह चेन वैन पहन के आईफोन चमका के बोलते हैं कि भाई अपनी लाइफ बहुत बढ़िया। तो आधी लोग और जाती है फिर स्ट्रगल करती है, जो फिल्मों में देखते हैं हम, बहुत मुश्किल हमने देखा है फिल्मों में ना कि क्या लाइफ कनाडा में कितना स्ट्रगल करते हैं, यहाँ आके चमकाते हैं। तो वो यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर लेंगे, स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन वहां बैठ के ये कंफर्ट वाला काम नहीं करेंगे, जबकि वो बिजनेस 10 सालों में कहाँ पहुंच सकता है। मेरे यहाँ पर, मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ, आप सुबह चाय पीते होंगे, बहुत सारे लोग चाय पीते होंगे सुबह सुबह, चाय के साथ बिस्किट हमारे यहाँ पर हर कोई खाता है। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा व्यापार है। जी जी जी। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास लगभग 70,000 घर हैं, मतलब विद इन 2 किलोमीटर रेडियस। वहाँ पे एक बच्चा है, मेरे ख्याल कोई 20-22 साल का होगा, अपनी मम्मी के साथ घर पे उसने एक OTG ओवन ले रखा है, छोटा सा जो ओवन होता है जो 7-8 हज़ार रुपए का आता है। आटे के देसी घी के बिस्किट बनाते हैं, 450-500 रुपए किलो बेचते हैं। एक बॉक्स के अंदर 300 ग्राम की पैकिंग होती है, जो लगभग मेरे ख्याल कोई 200 रुपए का बेचते हैं। वो हर घर की रिक्वायरमेंट है, और उसने कुछ नहीं करा, सैंपल बना के हर घर में बांटने शुरू किए। तो मेरे घर पे भी आए, सर नहीं करते, महीने का 400-500-600 रुपए का ऑर्डर तो मेरे घर से भी जाता है। अगर मैं सिर्फ ये मान लूं कि इतने 70,000 घरों में से सिर्फ 700 घर भी उसके पास हैं, मान लेते हैं बेयर मिनिमम 700 घर हैं, और महीने का उसको 500 रुपए दे रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। कैलकुलेशन लगा लो। और क्या लग रहा है उसके अंदर, कौन सी फैक्ट्री लग रही है, और कितने साल का। अच्छा एक बात बताओ सर, 17, 18, 19, 20 साल का बच्चा अगर कमा रहा है, 100 रुपए भी कमा रहा है, तो क्या उसके मन में आएगा कि मैं ड्रग्स कर लूं? नहीं, उसके मन में आएगा मैं गलत काम कर लूं? उसी को बढ़ाने के ऊपर लगेगा वो कि अभी मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, 200 कैसे करूँ, 500 कैसे करूँ। तो ये आपने अपने यूथ को सही डायरेक्शन दे दी। अगर इतना भी करने, अच्छा मेरे पास ऐसे हजारों एग्जांपल हैं। मैं कई बार अपने पॉडकास्ट में हर्षक का नाम ले चुका हूँ, बहुत बड़े मार्केटर हैं, जिन्होंने, जो नरसी मोहन से कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, और कॉलेज भी उनके फादर ने ड्रॉप करवाया कि जरूरत नहीं करने की। मेरे पड़ोस में एक ऋतिक रहते हैं, जो भाई ऐसे फादर मिले सबको कि ड्रॉप करवाए कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। हर फादर है सर, बच्चा इतना कॉन्फिडेंस दिलाए तो सही कि हाँ भाई मैं इस लायक हूँ, मेरे पे मेरे ही घर से, मतलब हमारे जिस शहर में आता हूँ, मेरे अंकल हैं लालचंद जी, उनका बेटा वो फोटोग्राफर है, लगभग 17 लाख रुपए का सेटअप लेके दिया है एट द एज ऑफ 19। क्या बात है। और वो आज उसने अपने फादर के नाम से, रेड मून के नाम से खुला अपना पूरा फोटोग्राफी का, और अच्छा प्रीमियम चार्ज करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ से एक राघव है, उसके फादर ने जैसे 12th की उसको सीधा बेकरी में डाल दिया। ठीक है, 2 साल के उसको कोर्स करवाया, और बेकरी पे 12-13 लाख रुपए लगाए। मैं कॉलेज में भी तो लगाता, मुझे दिख गया। अच्छा वो बनी है, अच्छा लोगों को लगता है कि बनी है, भैया वो बनी है, पक्का बनी है। उन्होंने पूरा ध्यान से सोचा कि हाँ भी वो भी महेश्वरी बनी है। कॉलेज में पढ़ के क्या कर लेगा, उससे बढ़िया कि बिजनेस में लगाओ, धंधा सिखाओ, महीने का 2 लाख रुपए कमाना शुरू करेगा। और आज देखो सर, वो एट द एज ऑफ 23 मेरे 2-2.5 लाख रुपए एक छोटे से शहर में आराम से कमा रहा है। 2-2.5 लाख रुपए आराम से सेटल है। जहां 23-24 साल की उम्र में हम सोचना शुरू करेंगे, फिर 27-28 या 30 साल की उम्र में जाके हमारी नौकरी लगेगी, तो यानी कि अगले 13 साल में घर वालों को और खाने वाला हूँ, उनको और टेंशन देने वाला हूँ, तो खुद का क्यों ना कर लूँ। अगर हम ये काम करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाए। हमारी डिपेंडेंसी हमारी गवर्नमेंट पे क्यों है, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ खुद से डिजाइन की है। हर कुछ सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ होगा। राइट। आप बता रहे थे कि आप फिंगरप्रिंट से ब्रेन मैपिंग करते हैं, पर्सनालिटी को रीड करते हैं, ब्रेन को रीड करते हैं। ये कैसे वर्क करता है? ऐसे पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमारा जो ब्रेन है बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन होता है। बनता कब है? जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है, तो जब सीखना शुरू कर देता तभी से 4th मंथ में ब्रेन बनना शुरू होता है एज पर न्यूरोसाइंस, 13th वीक के आसपास, और 21वें हफ्ते तक, 21वें-22वें हफ्ते तक ब्रेन बनता है। ब्रेन बनता कब है? इस पूरे प्रोसेस के अंदर कैसे बनता है? मदर क्या सोच रही है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या खा रही है, उसका खुद का इंटरनल थॉट प्रोसेस क्या है, इंटरनल डायलॉग क्या है, अपने आप के साथ बात करने का तरीका क्या है उससे उसका पूरा ब्रेन बनता है। ब्रेन को आप यूँ समझ लीजिए जैसे कोई प्लॉटिंग होती है, तो इन जो शुरुआत में पूरा जगह देखी जाती है ना कि कितना साइज का प्लॉट काटना है, तो ब्रेन वैसा ही है। तो ब्रेन वो उस समय आपको माँ की गर्भ में मिल गया, उसको हम रीड कर सकते हैं थ्रू फिंगर टिप्स, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है हमारे फिंगर टिप्स भी तभी बनते हैं जब ब्रेन डिजाइन होता है। जब ब्रेन के अंदर है उसका, ब्रेन की जब फायरिंग हो रही होती है तब यहाँ पर डिजाइन बनता है, ब्रेन फायरिंग से बनता है। ओके। और इंटरेस्टिंग ये कट जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, आपकी हाइट जितने लोग कितने होंगे सर आपके? मतलब मैं जहाँ भी रहा हूँ 1 या 2 ही लोग मिले हैं, चाहे कोचिंग में हो चाहे कॉलेज में। आपके कलर वाले? मेरे कलर वाले तो करोड़ों होंगे, करोड़ों है ना। मेरी आंखों जैसे, मेरे जैसे कान, मेरे जैसे, लेकिन पूरे 800 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति बता दो जिसके फिंगरप्रिंट मैच करते हो।
हाँ नहीं, ये तो बहुत यूनिक है। डीएनए तक सेम हो सकता है आइडेंटिकल ट्विंस का। हाँ, दो अगर बच्चे एक ही माँ के गर्भ से एक बार में जब जन्म लेते हैं तो डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं। फिंगरप्रिंट उनके भी अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो यूनिवर्स ने हमें बनाया। यूनिवर्स ने हर किसी को ब्रेन अलग दिया है, उस ब्रेन को पढ़ने का कोई तरीका तो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रेन को पढ़ने का जो मैनुअल है, जो ब्लूप्रिंट है, जो 3D व्यू है, वो यहाँ से पढ़ते हैं। तो हमारे ब्रेन की जो हमारे ब्रेन 5 हिस्से लेफ्ट में है, 5 हिस्से राइट में, जिसको ब्रेन लूप बोलते हैं, तो वो हमारे हाथों से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑडियंस पूछ सकती है, मुझे पता है उनका एक रेडिकल क्वेश्चन आएगा, अच्छा जिनके हाथ नहीं, उनका दिमाग नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, मैनुअल पढ़ नहीं हट गया सकते, है। वाह, ये आप समझ गए, नहीं तो रेडिकल क्वेश्चन आता ये है। क्या बात हुई? वो तो था ही ना, मेरे पास किताब थी, वो खो गई। हो गए तो बस वो ब्रेन बना है, मेरे हाथ में नहीं है। तो हाथों से ये पढ़ा जा सकता है, फिंगर टिप पढ़ा से। जा सकता है। तो आप इससे पर्सनैलिटी, इसकी लाइनों से पर्सनैलिटी का ट्रेट पता चल जाता है कि ये क्या क्रिएटिव होगा, कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा, क्या कैसी सोच रखेगा। हाँ, अभी जैसे मैम बैठी, मैम ने ब्लैक पहना हुआ है, हाँ उन्होंने रेड कलर पहना हुआ, उन्होंने ग्रे पहना हुआ है, हाँ तो वो वही कलर क्यों पहना, आपने ब्लू क्यों पहना, हाँ। कैसे डिसाइड करोगे? तो हमारा जो लेफ्ट का लिटिल फिंगर होता है, ये एस्थेटिक सेंस बताता है। एस्थेटिक सेंस क्या होता है? कलर सेंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस बता सकती हैं, जिनको सिर्फ ब्लैक ग्रे व्हाइट पसंद है। एक और है जिनको सिर्फ लाइट कलर पसंद आएगा। एक और है जिनको सिर्फ ब्राइट कलर पसंद आएगा। कैसे डिसाइड होगा? वो आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको क्या कलर पसंद आएगा। ओके। अच्छा, आपने कई बार कभी नोट किया होगा, जब आप चलते हो तो कई लोग ऐसे होंगे जो नई जगह पे जाते हैं तो टकरा जाते हैं, कभी कहीं पे टकरा गए, कभी कुछ। ये कौन लोग हैं? या आप कभी गाड़ी में किसी के साथ बैठे हो तो उसको स्पीड ब्रेकर नहीं दिखता, तो गाड़ी को बम्प करवाता है बार बार। ऐसा देखा आपने कभी नोट किया? तो कौन लोग हैं वो? जिनको एस्थेटिक सेंस, जिनके पुअर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा डिस्टेंस, जिनका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा डिस्टेंस को, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ब्लैक ग्रे व्हाइट किसको पसंद आएगा? ऐसा नहीं है कि ब्रेन वीक है, उस ब्रेन के पास वो पावर नहीं कि वो ब्राइट कलर्स को प्रोसेस कर पाए, इसलिए पसंद नहीं आएंगे। हम क्रिकेट खेलते थे तो 10 लड़कों में 1-2 लड़का ऐसा होता था, एक जिनको प्लेयर, catch वो नहीं जज ही नहीं कर पाता था बॉल कितनी स्पीड से आ रहा है, वो आगे हड़बड़ा जाता लास्ट में ऐसे। तो क्यों ऐसा है ना, वो जज नहीं कर पा रहे स्पीड बॉल का। इवन खाना, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को बहुत कम तीखा पसंद है, किसी को बहुत तीखा पसंद है, कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होता है हमारे दिस ब्रेन से। उस ब्रेन ने बनाई है उसको स्पाइसी खाने के लिए या मीठा मैं खाने आपको के लिए। इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपको ऐसा फील्ड है जो पूरे वर्ल्ड में है, जिसकी हाई डिमांड है, लेकिन कोई पूरे विश्व में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कोर्स करवा सकती है उसका। अच्छा, वो दैट इज कॉल्ड गॉड गिफ्ट टैलेंट, टेस्टर। आप खोलेंगे? मैं खोल नहीं सकता क्योंकि हमारे पास हाथ में नहीं हो। अच्छा, वो आपके हाथ में नहीं है, फिंगरप्रिंट में नहीं है ना, वो फिंगरप्रिंट में है, लेकिन वो उसका कोर्स सिखाया नहीं जा सकता। जैसे आपने कभी चॉकलेट खाई है सर? आप कौन सी चॉकलेट खाते हैं? मुझे ज्यादा यही डेयरी मिल्क पसंद डेयरी है। मिल्क पसंद। डेयरी मिल्क आज आपने खाई हो, आज से 20 साल पहले खाई हो, सेम टेस्ट है। सेम टेस्ट। टमाटो सॉस आप लेते होंगे, सेम टेस्ट है। same taste किसी भी ब्रांड का उठा लो, आपको पता लग पार्ले जी जाएगा उठा लीजिए, सेम टेस्ट है, बचपन से खाए, कैसे अभी टेस्ट, खाए। सेम टेस्ट कैसे है? एल्पेनलीबे खा लीजिए, बचपन से अभी तक। सेम टेस्ट क्यों है? जबकि खेती अलग हो गई। वो मे बी उनका रेसिपी ऐसा है, जो रेसिपी को वो फॉलो करते हैं, जिस टेम्परेचर में, जितना अनुपात में, रेशियो में जो इंग्रेडिएंट्स इसके डालने साथ हैं। एक और व्यक्ति लगता है, इसका नाम है टेस्टर, जिसका काम है ये टेस्ट करके बताना। एक चाय, आपने मुझे कॉफी हाँ, पिलाई, मुझे पता है ये टेस्टर होते हैं। मेरे पास, मेरे नॉलेज में एक ऑस्ट्रेलिया में टेस्टर, उनका काम है अल्कोहल बनने की कंपनी में टेस्ट करके बताते हैं, सूंघ के बताते पूरा सूंघने का काम है। कई परफ्यूम कंपनी में भी सूंघने वाले टेस्टर हैं, जिनका नाक तेज है, कुत्तों की तरह नाक हो। हाँ, वो कैसे होंगे? हाँ। जिसका दिस ब्रेन लेफ्ट ऑसिपिटल लोब जिसका स्ट्रांग होगा, टेस्ट होता है इसका भी। उसका पूरा वो, इसका कोई कोर्स नहीं हो सकता। इंटरव्यू होगा कि भाई देखे किसका सूंघने का, तो वो एक कॉफी का कप पीने का 25,000 मिलता है सर। आपको मैं मतलब नाम तो रिवील नहीं कर सकता, बहुत बड़ी एक कंपनी है जो गुटखा बेचती है, उसके टेस्टर के जीभ का, टंग का इंश्योरेंस 18 करोड़ रुपए का है। क्या बात है, उसका जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उसको पता है कि इसने बताना है, यही बताएगा। टेस्टर्स। हाँ हाँ, क्या खास है संजीव कपूर में? क्या ऐसा कुछ तो खास होगा? क्या ऐसा शेफ, बनाते हैं? मतलब वो टेस्ट करें, उनको ये पता लग रहा है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम जैसे लोग हैं जो बढ़िया लग रहा है, स्वाद है, तीखा है, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं है। उनको एक एक इंग्रेडिएंट पता लग रहा है, इसमें लहसुन कैसे डाला आपने, प्याज कितना डाला है, इसमें कौन सी सॉस डाली है, कितना इसको पकाया है, पहले पकाया कि उनको एक एक चीज कैसे पता लग रही तो है। ये इंग्रेडिएंट लिखे भी होते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट की मोनोपोली ऐसी क्यों है कि कॉम्पिटिटर नहीं पैदा हो पा रहे इतने टेस्टर जब मार्केट में? तो जैसे हल्दीराम का भुजिया ले लीजिए, आप वैसा भुजिया कहीं खा सकते हैं? वो तीखापन, वो टेस्ट सबके 50 साल से काम कर रहे हैं। इसलिए आप जब जैसे कभी भुजिया की आपने बात की, बीकानेर जाएंगे तो हर एक मोहल्ले में
एक अलग भुजिया वाला बैठा है जिसकी अपनी एक यूएसपी है। क्यों नहीं मोनोपोली तोड़ पा रहा है कोई इतनी इसलिए बड़ी क्योंकि हर इंडस्ट्री कोई में? अपना-अपना बैठ वो रहा है। इंग्रेडिएंट जबकि लिख के छापा भी है कि ये है, और टेस्ट लैब में भी टेस्ट करके पता निकाल सकते हैं इसमें क्या क्या डाला हुआ, उसके बाद भी पानी का रोल है सर, एक्चुअली कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हल्दीराम भुजिया जो यहाँ बना रहा है उसका टेस्ट अलग है, जो बीकानेर बना रहा है उसका टेस्ट अलग है। पानी का, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है सर, एनवायरनमेंट का। तो वो वहीं बैठ के बना रहा है, वो कहीं भी कर लो, पानी तो कहाँ से लाओगे? वो पानी नहीं ला सकते ना, तो हर चीज उसमें अलग है। मिनरल्स अलग अलग है। अच्छा, भुजिया जो बनता है लोगों को लगता है बेसन का बनता है, एक्चुअली में गलत है। जो बीकानेर में बन रहा है वो मोठ की दाल का बन रहा है। हाँ हाँ, लिखा होता है भुजिया पे, लिखा हुआ है मोट दाल। तो जो यहाँ आता है, जो इस बेल्ट में आ रहा है वो दाल का नहीं होता। फिर इसमें पहले तो प्रोडक्शन में ही मिट्टी का भी पाम ऑयल जैसे यहाँ यूज हो रहा है, वहाँ पाम ऑयल यूज नहीं होता। वहाँ बहुत सारी जो अभी भी पुरानी ट्रेडिशनल फैमिलीज बना रही हैं भुजिया, वहाँ गलती से भी पाम ऑयल को हाथ नहीं लगाया जाता। तो वो उसका प्रोसेस बहुत अलग है। इवन जो दाल यूज की जाती है, क्योंकि मैंने कई लोगों को वहाँ पे ट्रेन किया है अपनी कुछ फैक्ट्रीज को प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो वहाँ पर जो दाल है उसकी भी क्वालिटी चेक होती है। कुछ ऐसी हैं जो बहुत प्रीमियम यूज करती हैं, कुछ एवरेज यूज करती है, जो मास प्रोडक्शन करती हैं, जो एवरेज यूज कर रही हैं, प्रीमियम क्वालिटी का। आमतौर पे एक इंसान अपने ब्रेन का कितना % सही इस्तेमाल करता है अपने गोल को रीच करने के लिए? अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट तो कहता है 5 से 7%, क्योंकि आइंस्टीन का नाम बड़ा फेमस है कि उन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 7% ही इस्तेमाल किया था। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जब भी बहुत सारे MRIs, बहुत सारे रिसर्चर्स के थ्रू चेक किया गया है, अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ इस समय, मेरा अगर ब्रेन का MRI किया जाए या आप मुझसे बात कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहा है, तो मेरे ब्रेन का 100% पार्ट लगेगा उसको काम को करने में। अभी हम कुछ और तो नहीं कर रहे ना? 100% लग रहा है वो, ब्रेन लगा है 100%, क्योंकि इसका तरीका ये है, ब्रेन अपने आप में पूरा काम करेगा। हाँ, यहाँ पे जो सही शब्द हो सकता है, क्या हम अपने पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? मेरा पोटेंशियल हो सकता है 3-4% ही यूज हो रहा है। मेन सवाल ये था, ये गलती से चला गया दिमाग पर। और ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, IQ भी इसमें ऐड हो जाता है? IQ एक आधा झूठ है जिसके बेस पर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। IQ के बेस पर अगर सारी दुनिया चलती, IQ का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और अगर मैं दिमाग के पैटर्न से बात करूं तो दिमाग में 10 हिस्से हैं, आपसे 2 हिस्से, क्या? एक लॉजिकल और एक कम्युनिकेशन। यानी कि आप टेम्पोरल लोब देख रहे हो और सिर्फ फ्रंटल कॉर्टेक्स देख रहे हो, बाकी 8 कहाँ जाएंगे? मतलब मेरे को अगर कलर सेंस मेरा अच्छा है, मैं एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मुझे बात करना नहीं आता, मुझे कैलकुलेशन लगानी नहीं आती, तो मतलब मैं सफल नहीं हूँ। तो जितने सारे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या जितने बड़े पेंटर्स रहे हैं, वो सफल कैसे हो गए? तो IQ नाम की चिड़िया नहीं है, वो कुछ बेचने के लिए बनाया गया और वो हम बिक गए। वो एक तरह की रिसर्च आती है, पेड रिसर्चेस होती हैं, उसके बेस पे सारा काम हो जाता है। आप खुद एक कंपनी चलाते हैं, अब आपको एज अ बर्ड आई व्यू तो पता है ना कि इस व्यक्ति का इतना पोटेंशियल है, ये कर नहीं रहा, उसमें ताकत है, ये क्यों नहीं कर रहा? तो बस वही हमारा मेन काम है कि मेरे में जितना पोटेंशियल है, अगर मैं उसका 50% भी अचीव कर लूँ ना, तो भारत की पूरी दिशा और दशा दोनों बदल जाए। क्यों हम पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे? कि मेरे में पोटेंशियल हो सकता है कि मैं शायद 100 लोगों को जॉब दे पाऊं, और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो काम तो मेरा रह गया ना। तो दिमाग का काम नहीं है ये, मेरे पोटेंशियल को कितना मैंने नर्चर किया है, कि दिमाग तो मिल गया। ये वैसे ही जैसे मान लीजिए एक किसान है, उसकी जो फसल है वो कब कामयाब होती है? जब बीज अच्छा हो और रोज देखभाल करे। तो मेरे को बीज तो मिल गया, पोटेंशियल तो मिल गया, लेकिन मैं उसको नर्चर नहीं कर रहा। तो हम पोटेंशियल को नर्चर नहीं करते, प्रॉब्लम ये है। उसको नर्चर करने के लिए इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, कोचिंग्स होनी चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, ऐसी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जिसको आप जितना नर्चर करो उतना वो ग्रो करेगा। और क्योंकि ब्रेन ना प्लास्टिक की तरह है सर, वो हार्ड नहीं है, इस तरह स्टफ नहीं है कि इसको मोल्ड नहीं कर सकते। वो एकदम पानी की जैसा है, जहाँ चाहो आप मोल्ड कर सकते हो उसे, आप जितना चाहो उसको उतना पावरफुल बना सकते हो। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, ब्रेन की पावर बताता हूँ। नाम मैं भूल रहा हूँ इस इंसिडेंट का। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ना ट्रक उसका खराब हो गया था, तो उसके नीचे वो लगा रहा था कि ट्रक को खड़ा करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, टायर को जैक लगा रहा था। तो गलती से जैक स्लिप कर गया, उसकी छाती पे ट्रक आ गया वो। ओहो। उसके 16 साल के बच्चे ने देखा। अब 16 साल का बच्चा क्या करे? उसके दिमाग में एक ही चीज है कि मुझे ट्रक उठाना है, 1.5 टन का ट्रक होगा। उसने वो ट्रक उठा दिया और तब तक उठाए रखा जब तक उसके फादर बाहर नहीं आ गए। मतलब पावर इतना ब्रेन के अंदर, ब्रेन का पावर इमोशन से कनेक्टेड है। आप बताओ उसमें कौन सा? अच्छा, उसके बाद दोबारा उठवाने की कोशिश की, तब नहीं उठा पाया। हाँ, कई ऐसे काम हम इमोशनल होके और एक
सिचुएशन ऐसी आती है कि हम कर जाते हैं लेकिन बार बार नहीं कर सकते। बार बार नहीं। तो आपकी ब्रेन की पोटेंशियल बहुत नेक्स्ट लेवल की है। ये डिपेंड इस बात पे करती है आपने अपने ब्रेन को फीड कैसे किया है। आपका पोटेंशियल बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। आपके पोटेंशियल इस लेवल का होगा कि हो सकता है आप 21 की उम्र में 100 करोड़ की कंपनी बना दें। आपका पोटेंशियल इस लेवल का हो सकता है आप बहुत बड़ी एक एनजीओ चला लें। आपका पोटेंशियल इस लेवल का हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा नाम कर दें। बहुत जैसे अभी एक बच्ची है जो कर्नाटका से है, जब उसने देखा कि जितने भी प्रेस करने वाले लोग हैं, आयरन करते हैं, जो कोयले का यूज करते हैं, वो रोज अपना जो बचा हुआ कोयला है जो खराब हो गया उसको फेंक देते हैं। 12 साल की बच्ची है, केरल से है, केरल इतना करना साउथ से है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो बच्ची ने इतना छोटा सा 6 महीने का एक्सपेरिमेंट किया। 6 महीने के अंदर पूरा उसने रिसर्च किया और एक कार्ट डिजाइन की जिसके ऊपर पूरी सोलर पैनल लगे हुए हैं और उसके अंदर आयरनिंग करने के लिए प्रॉपर जगह दी हुई है। उसको फंड भी मिला। अब 13-14 साल का है, कैसे कर लिया? अब कोयले की जरूरत ही नहीं, वो उसी से आयरन कर लिया करेगा। 13 साल का बच्चा है। अब बताओ क्या पोटेंशियल चेक करोगे आप कितना उसको रिसर्च करने के लिए कितना उसको पुश करते हो। जैसे वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा। हाँ, बड़े बड़े क्रिकेटर दंग हैं, इतनी स्पीड कैसे है। लेकिन कोई इस बार में बात क्यों नहीं कर रहा कि उसके फादर रोज उस पर मेहनत कर रहे थे। पोटेंशियल तो वो भी और भी बच्चे लेके पैदा हुए हैं। क्या आप निकलते हो क्या? नहीं। वो रोज सुबह 4 बजे निकलते थे, 60 किलोमीटर स्कूटर चलाते थे, घर वार सब बेच दिया। आप में है इतना विश्वास? तो पोटेंशियल सब में है। उसको नर्चर करने के लिए कितनी ताकत आप लगा सकते हो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग कितना यूटिलाइजेशन होता है उसका। क्या बात है। अच्छा, जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो अपना फोकस कैसे मेंटेन करे और प्रायोरिटाइज कैसे करे चीज़ों को? पहली बात तो मल्टीटास्किंग को पहले समझना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग कभी भी जो हम समझते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अब मैं उसके साथ वर्कशॉप भी लेता हूँ, वो मल्टीटास्किंग नहीं है, उसी से रिलेटेड है वो, ठीक है, क्योंकि मैं सेम काम कर रहा हूँ, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, वो मल्टीटास्किंग नहीं है, ब्रांचेज है। अब मैं मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, एक दुकान भी चलाता हूँ और इधर से मैंने एक बिजनेस भी खोल रखा है, तीनों का आपस में कोई लेना देना, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ और साथ में मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ओके, दैट इज अ रिस्क, 2 डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि मेरी एनर्जी डिवाइड हो गई। भाई मेरे पास मान लीजिए मिलते जुलते नहीं है भाई मेरे पास मान लीजिए जैसे मैं तो राजस्थान से आता हूँ जहाँ पानी की कमी है। अब आपके पास 100 लीटर ही पानी है और आप दिमाग लगा रहे हो मैं काम करता हूँ, थोड़ा पानी हर पौधे में डाल देता हूँ, कोई भी नहीं पनपेगा। आपको पूरा पानी ढंग से यूज करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितने लोग बाड़मेर या बीकानेर कभी गए हैं। पहले क्या किया करते थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मल्टीटास्किंग का एक एग्जाम्पल, सिंगल टास्किंग का। पहले क्या करता था, जो जितने पुराने घर होते थे जहाँ पानी की कमी है, एक व्यक्ति नहाता है, जो पानी उस नहाने से निकलता है उससे कपड़े धोए जाते, उससे फर्श धोया जाता था, उसी पानी को रिसाइकिल करके बाकी कपड़े धोए जाते। तो एक पानी को कितना रिसाइकिल किया जाता था। माय गॉड। ठीक है, ऐसे ही आप अपने ब्रेन को भी अगर फुल्ली फोकस कर दो, यानी कि एक काम पे लगा दो, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 100%, अगर कान को और आंख को और नाक को, यानी कि तीनों को यहाँ लगा दूं, यानी कि स्मेल भी करूं और मेरी आंखें आप पे रहें 100%, तो आपको मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ब्रेन की साइंस है, इसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रायटा कावाशिमा, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जिनकी एक बुक है ट्रेन द ब्रेन, उस पर उन्होंने रिसर्च की है, बड़ी सुंदर रिसर्च है। ओके, जैसे जैसे आप मल्टीटास्किंग करते हो आपका ब्रेन डिवाइड होता जाता है और वो उस काम की क्वालिटी डाउन हो जाती है, लेकिन एक्सटेंडेड काम की नहीं, दोनों फर्क है। आप एक 4 कंपनी चला रहे हैं लेकिन इसी से एक्सटेंडेड है आपस में, तो मल्टीटास्किंग नहीं है वो। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज है, आप एक बार में एक ही काम करें बस। जैसे खाना खा रहे हैं, शुरुआत आप खाने से कर लें। एक व्यक्ति है स्वीकार भारद्वाज, उन्होंने इस पे बड़ा अच्छा काम किया है। वो खाना खिलाते हैं यूट्यूब पर बैठ कर। क्या करते हैं? कुछ नहीं, आप बस मेरे साथ बैठो, ना टीवी चलेगा ना मोबाइल चलेगा, खाना खाएंगे, बात भी नहीं करेंगे ना, बात भी नहीं करेंगे, और खाना खाते खाते एक रोटी को वो 20 मिनट में खाते हैं, एक रोटी। अच्छा, 20 मिनट में यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसके वीडियो। 8 दिन में लोगों को 3-3 किलो वजन कम हो रहा है, 8 दिन में, बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज के। क्या बात कर रहे हैं, मतलब च्यू भी नहीं कर रहे, खा भी नहीं रहे, वो बॉडी को कर रहे उस तरीके, पूरा। जब नॉर्मली अगर उसके अगेंस्ट अगर अलग जगह पे बैठे तो लोग खाने को भी उस तरीके से एंजॉय नहीं करते। ये आपको 20 मिनट में एक रोटी खानी है, वो 20 मिनट में एक रोटी खानी है। और कितनी रोटी खाना अलाउ करते हैं वो? उसका अपने भूख खत्म हो जाती है, एक ही रोटी में काम हो जाता है। वो कहते खा लो, तुमसे खाया जाता है। तो लोगों की मैगी पिज्जा छूट गए, क्यों छूट गए? क्योंकि अगर आप मैगी को या पिज्जा को खाओ और प्रॉपर च्यू कर लो, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको कभी टेस्ट नहीं आएगा,
आप करके देख लो, ऑडियंस को भी बोलता हूँ करके देख लो। हाँ क्यों? क्योंकि आप च्यू कर रहे हो ना, च्यू कर रहे हो तो आपको पता लगे एक्चुअल टेस्ट है ही नहीं इसमें। ओके, वो हड़बड़ में ऊपर ऊपर से बस गटक लिया तो पता नहीं चला। मोमोज के अंदर कौन सा टेस्ट है? चटनी का टेस्ट है। चटनी का टेस्ट है। तो अगर आप, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब आप खाओगे। अच्छा, इसमें खैर वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। मेरा पर्पस क्या है, आप एक बार में जब एक काम करते हो, जो आपकी 5 सेंसेस हैं, अगर वो पूरी जगह एक जगह लग जाएं, तो फिर ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और मल्टीटास्किंग, जैसे आप फोन चला रहे हो और गाड़ी चला रहे हो, तो वो आपका ब्रेन को डिवाइड करता है, वो आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है। या आपका फोन में नोटिफिकेशन ऑन है, हार्वर्ड की रिसर्च है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि एकाग्रता, सिर्फ 8 सेकंड की है। मतलब मैं ये टैबलेट पे कुछ पढ़ रहा हूँ, 8 सेकंड बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आ जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन ऑन हो गया, तो वापस उसको आने में 2.5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक लग सकते हैं। ओके, मतलब उसी स्टेट में आने पे, जो वो फ्लो में था, जिस एनर्जी के साथ एकदम डीपली इंडल्ज था उस अपने टास्क में। इसलिए बच्चों को मना किया जाता है कि आप अपने मोबाइल्स को साइड में रखो। मीटिंग हॉल्स के अंदर आपके मोबाइल्स को बाहर रखवाया जाता है, ताकि आप उस समय उस 15-20 मिनट डिस्ट्रैक्टेड ना रहे। बस इतना सा काम कर लो, और कुछ है नहीं इसके अंदर। एआई के आने से क्या आपको लगता है कि लोगों की जो सोचने की पावर थी, शक्ति थी, जो पर्सनली वो अपने से क्रिएटिव माइंड से सोचते थे, वो अब प्रॉम्प्ट देके और रिटर्न में सारा सोच ले रहे हैं और बस उसी को आगे रख दे रहे हैं? तो जो पर्सनली जो करने की क्षमता थी, जैसे अगर मान लीजिए अगर रोटी मेकर खरीद लिया और 10 साल तक रोटी मेकर से ही रोटी बनाना शुरू कर लिया, तो आटा गूंथने की भी कैपेसिटी, गोल रोटी बेलने की क्षमता, वो सब खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। ट्रू। तो एआई के चलते क्या ह्यूमन का पोटेंशियल कम होगा? ऐसे पहले हमारे पास सिलबट्टे पे चटनी बनती थी। जी। अब सिलबट्टा खत्म हो गया, क्योंकि मिक्सी आ गई। जी, लेकिन लोगों का कहना तो है सिलबट्टे वाला टेस्ट नहीं है भाई। तो पहले मिट्टी के बर्तन में दाल बनती थी, उसको बनने में 3 लगता है। देखो उसका इम्पैक्ट तो पड़ा है, क्योंकि पहले मान लीजिए बच्चा रो रहा है, हाँ, माँ मुझे भूख लगी है, अब माँ ने दाल चढ़ा दी, अब मिट्टी के बर्तन में बन रही है, तो दाल को बनने में 1.5-2 घंटे लगने हैं, तो लगना ही है, वो जितना मर्जी रो ले। हाँ, कोई इलाज नहीं है। पहले कोई मैगी भी नहीं होती थी, तो नेचुरली आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में पेशेंस आ गया। पहले था क्योंकि नेचुरली पूरा एनवायरनमेंट वैसा था, तो पेशेंस चला गया ना। अभी तो वो चला इसलिए गया क्योंकि अब इंस्टेंट सब कुछ है, सबको रही सही कसर कॉमर्स ने पूरी कर दी। ब्लिंकिट, जोमेटो कर लो, उन्होंने पूरी कर दी। तो ऑब्वियसली ऐसे में अगर मैं अब ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरा बच्चा भी उतना ही पेशेंस रखे जिसका एनवायरनमेंट नहीं है, तो गलती किसकी है सर? उस बच्चे को तो पता ही नहीं ना पेशेंस नाम की चिड़िया क्या है, अलग मिला है। तो कुल मिलाकर मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर सब कुछ चेंज भी हो जाएगा तो उस बच्चे को नहीं पता, क्योंकि पहले का तो पहले का था। जैसे अब श्री राम जी के टाइम पे क्या होता था मुझे क्या पता, ठीक है, उस समय तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। लेकिन जो मैंने एनवायरनमेंट देखा उसके अनुसार, क्योंकि हम आपकी मेरी जनरेशन कौन सी है जिन्होंने पहले वाला भी देख लिया, अब वाला भी देख लिया, और जो अब देख रहे हैं, लेकिन जो अब जो जनरेशन आ रही है उसने तो पहले देखा ही नहीं, तो उसके लिए कुछ चेंज नहीं है। उसकी क्रिएटिविटी कहीं खत्म नहीं होने वाली, उसकी खत्म होगी जो इस सिचुएशन में है और जो यूज नहीं कर रहा, जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगा रहा। कॉपी पेस्ट करने में तो दिमाग लगाना है, तो वो अपने ब्रेन को जिस हिसाब से ट्रेन कर रहा है, जैसे उसने ट्रेन किया, इसने प्रॉम्प्ट लिखा कि एक टीचर के लिए, एक बच्चा है 7th 9th 10th का, कि टीचर को मेरे को छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी, पहले खुद लिखनी पड़ती थी, चैट जीपीटी ने लिख के दे दी, सेम का सेम टीप दिया, उसके ऊपर लिखा होता एप्लीकेशन फॉर लीव, तो उसने सेम का सेम फ्रॉम चैट जीपीटी। स्किल तो गई ना, अगर कभी सामने बैठा दिया, 1 साल से मैं आपको हर बार मेल भेज रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, आपका एक अजम्पशन है कि राहुल तो बहुत बढ़िया चैट करता है, इसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब कभी सामने साक्षात्कार हो गया, आपने बोला अरे राहुल भाई आप बहुत बढ़िया मेल लिखते हो, चलो लिखो तो यार लिख के दो ना, तो या तो मैं बेशर्म हूँ तो मैं बोलूँ सर वो तो चैट जीपीटी का, लो अभी आपको भी सिखा देता हूँ। मुझे एक सीन याद आ गया, लिखना पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। कई बार कोई ऐसा काम है जहाँ फॉर्म भरना है, वहां पे नहीं है इंटरनेट, नहीं है मोबाइल, तब तो गए काम से। मुझे मतलब एक सीन याद आ गया, वो भी आप ही के नाम राशि के हैं। अच्छा। वो इस भारत देश के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको एक बार एक डायरी पे वो लिखना था, नोट लिखना था, याद है मुझे, वो बहुत वायरल हुआ था। तो उन्होंने मोबाइल से देख के वो स्क्रीन सेवर भी हटा के लिख रहे थे क्योंकि वो आ रहा था, तो सब कुछ हो ना, इट डिपेंड्स, कुल मिला के उसका यूटिलाइजेशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे कई और ऐसे भी वीडियो है इंटरनेट पे जहाँ पे कई नेता हैं जिनको टेलीप्रॉम्प्टर की आदत है और टेलीप्रॉम्प्टर 10 सेकंड के लिए बंद हो गया, तो टेंशन हो गई फिर। तो आप ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हो? हाँ, तो अपने स्किल्स का, तो आप ब्रेन को ट्रेन जैसे करते हो ना, वैसा हो जाएगा, ये तो तय है। अब एआई को आप अपने
अपना मतलब सपोर्टेड हम मान कुछ रहे नहीं हो। है ना, तब तो हम तो मशीन के साथ ही जो है वो हैं। भाई आपका बॉस है तो फिर आपका बॉस बन के रहेगा एआई। आपका कलीग है, आपका सपोर्ट ले रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन आप उसको एज इट इज मान रहे हो तो प्रॉब्लम तो है ही। मतलब प्रॉम्प्ट का जो रिप्लाई आया उसको पढ़ के प्रैक्टिस करो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, तब फायदेमंद है। तो 100% फायदा, क्योंकि आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। हाँ, आप मतलब टाइम अभी बचा रहे हो। आपको टीचर चाहिए था, टीचर के तौर पे लो और उसको ज्ञान को अपने अंदर फिर ले लो, एब्जॉर्ब कर लो। हाँ, टीचर मतलब टीचर तो नहीं कहूंगा, जैसे हाँ, क्वेश्चन का आंसर तो टीचर गुरु ही देता है ना, मेरे सवाल है उसके जवाब वो देता है। सब्जेक्ट मैटर कह सकते हो आप। टीचर subject बहुत matter। बड़ा शब्द होता है, गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है। आजकल तो जो बहुत कुछ सिखा देता है ना। मैंने कंपनी खड़ी कर दी यूट्यूब और गूगल में सीख के वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया टेक्निकल। ये ऑडियंस को सीखने वाली बात है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट बात बोली है। हाँ। आपके पास भी तो बहाने हो सकते थे ना। जी जी, सेल्स वाला था मैं, सेल्स करता था, टेली कॉलिंग, टेली मार्केटिंग। जो बेचता था उसी को सीखने लग गया कि बेचते हैं ये होता कैसे अल्टीमेटली। तो एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो, वो इस पर डिपेंड करेगा कि मैंने इसको कैसे यूटिलाइज किया। क्योंकि ब्रेन बहुत सिंपल है। ब्रेन को जो डेटा फीड करोगे वो डेटा एज इट इज उठा के वो डाल देगा, वो उसमें फिल्टर नहीं करेगा। नहीं, तो अगर आपने उसमें ये डाला कि मैं रीचेक करूंगा हर चीज को, तो आपका ब्रेन रिफाइन होगा। लेकिन अगर आपने इस पर डिपेंडेंसी डाली तो वो कभी भी 1-4 लाइनें भी लिखनी होगी ना, तो कभी नहीं लिख पाएगा। तो अब हमारी जनरेशन को तो आप देखते हैं, अब बताइए कितने % लोग हैं जो उसको एब्जॉर्ब करके और अपनी क्वालिटी अपग्रेड करना चाहेंगे, या इंस्टेंटली काम डन होता है, डन करके निकलना चाहते हैं। मैंने मतलब इसको तो मैं एक लाइटर नोट पे बोल दूंगा, क्योंकि डिबेटेबल है। एक 4 दिन के बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देख रहा था कि मेरी माँ मुझे चैट जीपीटी देखकर पाल रही है। ओ हाँ, ठीक है। हाँ। तो अगर आप उसका यूटिलाइजेशन इस तरह कर रहे हैं, ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं उस पर, तो फिर आप कितने समझदार हैं। तो अपने घुटनों की मालिश करें, ठीक है, उस पर थोड़े दिमाग पे जोर डालें। अदरवाइज सिंपल सी बात है, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, चीज़ों पे ब्लाइंडली फेथ नहीं किया जा सकता। आपको खुद का दिमाग लगाना है, खुद की नॉलेज पे लेना ही है। उसमें कोई मतलब कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स इस पे फोकस करते थे कि बेटा हैंडराइटिंग ठीक करो, अच्छे मार्क्स आएंगे, हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी तो लिखना बहुत अच्छा। और हमें बहुत मजा भी आता था जब लिखते थे और कोई बोलता था अरे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अंदर से लगता था मैं कुछ हूँ। अब आपको नहीं लगता है कि ये टैलेंट अब किसी काम का नहीं रह गया? अब लिखने की जरूरत ही नहीं होती। लिखने के लिए आप पेन भी खरीदते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब चेक पे साइन करना हो या कहीं कोई लेटर पे साइन करना हो तो बढ़िया पेन होना चाहिए। और मुझे लगता है हम अपने शौक से तो 10 पेन रख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक पेन भी रख लीजिए तो लाइफ टाइम चल जाएगा, जितनी जरूरत है आज की डेट में। लेकिन जब आप पूरे जितने भी इंडस्ट्री में टॉप नॉचेस हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो गेम्स में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, उनको डेली लिखने की हैबिट है। आप किसी को भी उठा लो, जर्नल लिखते हैं, वो जर्नल हैं, अपना टू डू प्लानर्स हैं, खुद लिखते हैं, हैंड नोट्स लिखते हैं। क्योंकि वो पुराने जनरेशन वाले, अभी वाले भी, जोमेटो के जो फाउंडर हैं अमन गुप्ता हैं, ये तो अभी रिसेंट ही हैं, ये लोग भी लिखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनको वो चाहे टैब पे लिखते हैं लेकिन लिखते हैं। हाँ, तो ऐप पे लिख रहे हैं ना, नहीं टैब के ऊपर भी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं वो, लिख रहे हैं। तो आप जब लिखते हो तो होता क्या, आपका ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनता है, यानी कि आपका पैराइटल लोब, आपका टेम्पोरल लोब और आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स तीनों कनेक्ट करते हैं। तो जितना आप कम लिखोगे उतना ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक होगा। जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना आपकी मसल्स मेमोरी में जाएगा, आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। यानी कि आपकी आंखें, आपके हाथ और बॉडी तीनों एक अगर बैलेंस हो जाएं तो फिर आप जिसको बोलते हैं ना माइंड बॉडी एंड सोल कनेक्शन, वो अपने आप हो जाता है। तो अगर आप लिखना छोड़ रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने ब्रेन को वीक कर रहे हो, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो आप जितना लिखते रहेंगे, इसलिए अफर्मेशन लिखवाई जाती हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस कई बार काउंटर कर देती है कि सर जितने अमीर आदमी हैं, एलन मस्क तो नहीं लिखता होगा। एलन मस्क से पूछ लो, उसके कितने इंटरव्यूज में कहा है वो लिखते हैं, ठीक है। और वैसे भी पूरे 800 करोड़ लोगों में कितने एलन मस्क हैं भाई? तुम कौन सी वाली कैटेगरी के हो? तो अगर मैं ऑलरेडी एक नेगेटिव बिलीफ के साथ हूँ, मेरे पास ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है, मेरे को एक इस तरह के पैटर्न्स है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे में मेरे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है लिखना और एसोसिएशन। अगर मैं लिखूंगा तो मेरा ब्रेन मानेगा, वो वैलिडेशन मांगता है, क्योंकि ब्रेन बहुत सिंपली डिजाइन है। अगर आप कुछ नेगेटिव दोगे तो उसको मान लेगा, कुछ पॉजिटिव दोगे तो उसका वैलिडेशन मांगेगा। तो आपने लिखा है तो उसके लिए प्रूफ है, वो प्रूफ है, प्लस आप एसोसिएशन में हो तो ब्रेन मान लेगा कि हाँ भैया आप में ताकत है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को प्यार करते हो। नहीं तो एक बार ये बोलिए मेरी लाइफ खराब है, ब्रेन सेकंड थॉट ही नहीं लाएगा, ठीक है हाँ तेरी लाइफ खराब है, सारे इवेंट याद दिला देगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आज तय किया कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा जी, और आपने लिखा नहीं से, आपने तय किया कि अब से मैं
कुछ भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा। एक इंसिडेंट हुआ, आपने एक बार किसी ने तू करके बोल दिया आपको, या थोड़ा सा ऐसे घूर दिया, आपको अचानक गुस्सा आ जाएगा, वही सेम का सेम इरिटेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपने दिमाग में सोचा था, उस दिमाग से जिसमें रोज 70,000 थॉट्स आते हैं। उसको क्या पता लिखते कौन से हो आप? लिखते तो इंपॉर्टेंट ही हो ना। तो जो लिखा उसको याद रहेगा, जो यहाँ आया उसको कुछ याद नहीं रहने वाला। लिखना इतना इम्पोर्टेंट है। आपने एफर्मेशन की बात करी, आप कितना पावरफुल मानते हैं विजुअलाइजेशन को, एफर्मेशंस को या मैनिफेस्टेशन को? ये ब्रेन जो सोचता है वो मैनिफेस्टेशन पे क्या कहना चाहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक अपनी मैग्नेटिक पावर है, मतलब ऑरा, एक चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर आपके अंदर भी होगी, मेरे अंदर भी होगी। तो मेरे अंदर भी, तो अगर मैं पूरी बॉडी को अगर ढंग से देखूं तो आप और मैं तो सेम लेवल पे हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, मैं भी एनर्जी का बना हूं, आप भी एनर्जी के बने हुए हैं। तो मेरे में अंदर 36 लाख करोड़ अणु हैं। उन सब में अगर एक मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहा है, तभी तो आप मेरे को एज ए बॉडी देख पा रहे हो। इस टेबल के अंदर भी है, इस माइक के अंदर भी है, लेकिन मेरे को आप बॉडी एज ए देख रहे हो, तो मेरे से एक ऑरा निकल रहा है, 5 तरंगे निकल रही हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा एंड गामा। हर तरंग का अपना अपना एक काम है, जिसको आप आभा मंडल बोल देते हो। जो भगवानों के पहले दिखाया करते थे ना, एक चेहरे के पीछे से अलग अलग कलर दिखाया करते थे, ऑरेंज, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, इस तरह का। तो मेरे शरीर से भी तो तरंगें निकल रही हैं। वो तरंग डिसाइड करेगी कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मतलब आपने ए.आर. रहमान का एक इंटरव्यू सुना हो तो वो क्या कहते हैं, मैं नहीं लिखता भाई, मैं कंपोजिंग नहीं करता, मैं सिर्फ उतारता हूँ। अरिजीत क्या कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं गाता हूँ, मैं तो सिर्फ उतारता हूँ। कहाँ से उतारते हैं? ऑलरेडी इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ है, जिसको आप मैनिफेस्ट कहाँ से करोगे? आपने अपने पिता से मांगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो ऑलरेडी होगी उनके पास ऐसी, तो ही तो वो दिलाएंगे। तो इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ है, फर्क सिर्फ इतना सा है, क्या मैं उसको उतारने के लिए उतनी मेरी मैग्नेटिक पावर है? वो इस बात पे डिपेंड करेगी, क्या मैंने अपने ऑरा को उतना स्ट्रांग बनाया है। ऑरा कैसे स्ट्रांग होगा? कितना मैं विजुअलाइज कर पाता हूँ, कितनी मेरी कॉल स्ट्रांग है, कितना मेरा कनेक्शन स्ट्रांग है। मुझे आपको फोन लगाना है, मेरे पास आपके 10 नंबर नहीं है, 9 ही नंबर हैं। मैं कितना भी बढ़िया महंगे से महंगा फोन रख लूं, क्या आपको फोन लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आपके पूरे 10 नंबर नहीं है। सेम विद द मैनिफेस्टेशन, मेरे अंदर अगर डायल करेंगे तो हो जाएगा, 10वां डिजिट क्या है ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशन, मतलब जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल्स। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल तो 10 आप इच्छाएं रखोगे, एक तो आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन वही चाहिए जिसके मैं लायक हूं, तो आपको अपनी लायकता यानी कि अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन ये काम करेगा। अफर्मेशन हर किसी पे काम नहीं करती। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है 100%, उसी पे चलते हैं आप और मैं, उसी पे तो चलते हैं। आपने इच्छा रखी कि आप और मैं पॉडकास्ट रखें, तो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं हुआ। बिना मैनिफेस्टेशन के तो ना आप जी रहे ना मैं ये इच्छा रखता हूं कि कल सुबह उठूंगा और ये काम करूंगा, तो ये क्या है? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, यानी मैं जिंदा रहूंगा उतने दिन, तभी तो अगले 20 साल की प्लानिंग कर रहा हूं। है ना, आपने प्लान किया ये वाली मैं घड़ी लेके आऊंगा, तो वो क्या है? मैं कल जाके खरीद के लेके आऊंगा। करेक्ट, मैनिफेस्टेशन। हम डेली हर सेकंड तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। तो अगर आपको वो चाहिए जो आप, अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग भी है राहुल सर, मैं ऑडियंस से भी सवाल है और आपसे भी सवाल है और आप सबसे भी, आप सच में क्या चाहते हैं? वो पूरा हो जो आप चाहते हैं, या वो पूरा हो जो आपके लिए बेस्ट है? जो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन मैंने जो सोचा है वो ऑलरेडी बेस्ट ही सोचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अपने लिए बेस्ट सोचा हुआ है वो पूरा हो। वो पूरा हो, हाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने सोचा हो कि जैसे मैंने सोचा मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने इस लाइफ टाइम में, और फिर लगता है कि मैं अपने लिए सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो अगर भगवान ने सोचा कि 100 करोड़ लेगा तो तेरे साथ ये टेंशन आएगी, ये स्ट्रेस होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, रहने दे तू ना, ये आश्रम में जा, वहाँ शांति प्राप्त कर, और उस तरीके से सोसाइटी को बदलने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। मुझे नहीं चाहिए वाला तरीका, मुझे अपना वाला तरीका ही चाहिए। हो सकता है वो बेस्ट हो, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, मेरा वाला। आपको वाला चाहिए। हाँ। तो जो वो हो, यानी कि जो आपको लग रहा है बेस्ट है। हाँ। लेकिन उस गॉड का अलग प्लान हो अगर उसके लिए आपको अपनी कैपेबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मुझे यूट्यूब पे आना है, और छोड़िए, मतलब अब मैंने प्लान नहीं किया था कि मेरे पास बेबी हो, ठीक है, अब है तो कुछ तो प्लानिंग होगी ना, तो चीजें, डायरेक्शन तो मेरी चेंज हुई। अगर सब कुछ वही हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, तो फिर तो मैं भगवान हो गया। Am I right?
तो आप वो कर पाओगे जिसकी आपकी कैपेसिटी है। जैसे आप इसको और सिंपल करते हैं, आपकी कंपनी में मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं, आपको सेल्स के लिए भेजना किसी एक व्यक्ति के पास जी, जो बहुत बड़ा क्लाइंट है, किसको भेजेंगे आप अपनी कंपनी से? जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, धुरंधर को भेजेंगे। धुरंधर को। वो धुरंधर कब बना होगा? जब उसने अपने ऊपर काम किया होगा। करेक्ट। बाकी और 4 लोग भी तो होंगे, शायद उससे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। आप क्यों भेज रहे हो उसे? ऐसी यूनिवर्स करता है। 4 लोगों ने मांगा BMW चाहिए, 4 लोगों ने मांगा मुझे इतना बड़ा फ्लैट चाहिए, किसको मिलेगा? जिसने उसके डायरेक्शन में काम किया था। वो और डायरेक्शन कब आएगी? कैपेबल है जब हम सोचेंगे, जब हम उस दिशा में काम करना चाहेंगे। अच्छा, जो आपका बेस्ट, अगर वो आपसे ये ना मांगे कि मुझे जाना ही नहीं है, तो आप भेजेंगे उसे? उसके अंदर इच्छा ही ना हो। ना फिर तो बिलीफ नहीं है, तो फिर मैं तो नहीं, बिलीफ होगा लेकिन मांग ही नहीं रहा, ये मुझे मेरे को इच्छा ही नहीं है, मजे में तो नहीं फिर तो यानी कि विजुअलाइजेशन, मांगना मैंने पड़ता है। विजुअलाइज किया कि मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए, मैंने मांगा, मैंने बताया मैं लायक हूं। तो विजुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशन मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं जब अपने आप से बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं आपके अंदर ही भगवान है। भगवान को अगर आप तोड़ेंगे तो आप 5 तत्व बन जाते हैं, मतलब भूमि, गगन, वायु, इस तरह पूरे 5 तत्व बन जाते हैं। अच्छा, इसी से भगवान बने हैं क्या? हाँ, आप देख लीजिए। अच्छा। 5 तत्व हैं हमारे। हाँ। अर्थ, आकाश, हाँ। वायु, भूमि, अग्नि, ठीक है। तो ये सारे उसी से बनती हैं। भगवान शब्द वहीं से आया है। वाओ, क्या बात है। हाँ, तो वो जो अंदर बैठा हुआ है, आप और मैं किससे बने? 5 तत्वों से। जी। तो मेरे जब 5 तत्व अलाइन हो जाएंगे तो मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, मेरा ऑरा बढ़ गया, मेरा आभा मंडल स्ट्रांग हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन करना आसान हो गया। वो कब होगा? जब मैं विजुअलाइजेशन करूंगा। और अफर्मेशन कुछ हद तक हेल्प करती है उसके लिए जो ऑलरेडी नेगेटिव बैठा हुआ है। वैसे बहुत सारे लोग अफर्म करते हैं, जो अपने आप से बात करते हैं, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो कहते हो तो आप इंटरनली डायलॉग चेंज करते हो। आपके जो 36 लाख करोड़ अणु हैं उसके अंदर से भी वो आवाज आती है, ऊपर वाले को झक मार के देना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और पर्सनली मुझे सुनकर बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है। जितनी अच्छी बातें आपने, जितनी नॉलेज शेयर की है, विजडम शेयर किया अपना। तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आखिरी सवाल है कि हमारे देश के युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपके पास कि देश को तो आगे बाद में ले जाएंगे, पहले अपने आप को पर्सनल लेवल पे आगे लेकर जाए, दूसरा पहले अपने परिवार, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाए। तो जब हर फैमिली खुशहाल समृद्ध होगा तो अपने आप सोसाइटी और देश हो जाएगा। उनके लिए क्या मैसेज है? क्या गलत कर रहे हो, क्या बेटर करना चाहिए? इस लाइफ में आए हो तो कोई पर्पस के लिए आए हो, ये क्लियर है। अपने दिमाग में या फिट रखो। एवरेज लाइफ नहीं जीनी। एवरेज लाइफ मतलब आप लगता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब ही करनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ये सबसे आसान रास्ता ही लग रहा है, तो आप सबसे बड़े झूठे हो। और इस झूठ के लिए अंदर बाद में कहीं ना कहीं आपको परेशानी आने वाली है, रिग्रेट आने वाला है। तो ये तय कर लो कि मैं कम से कम 10 लोगों को नौकरी देने वाला हूँ। इट्स लाइक तो बनूंगा कि मैं 10 लोगों को नौकरी दूंगा, कैसे ना कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे। इतना सा अगर तय कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बस ये दिमाग में यहाँ फिट हो जाना चाहिए, बाकी सब चीज़ें साइड में हो जानी चाहिए। ये जो छोटे मोटे हार्ट ब्रेक के चक्कर में पड़ जाते हो, एक पेपर आपका लीक हो गया उसके चक्कर में आप गलत स्टेप उठा लेते हो, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें। बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े काम हैं और भारत ने करके दिखाए हैं। इस भारत में पैदा हुए तो कुछ कोई तो कारण होगा ना। नहीं, आपने ये जब बात बोली ना कि ये कोई लीक हो जाता गलत स्टेप ले लेते हो, तो मुझे याद आया और आपने सही बोला कि हम भले ही सोचते हैं कि हमारे लिए जो हमने सोचा है वो बेस्ट है। कई बार लाइफ में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है जो मैंने सोचा था यही होना बेस्ट है और नहीं हुआ था, और उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें हुई। शुक्र आपने इस बात का आंसर दे दिया। मुझे तो मालूम है कि उसको ऊपर वाले का प्लान ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है। हमें उतनी अभी उतनी समझ नहीं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि हम तो करंट स्टेट में हैं। करेक्ट। तो बस अगर हमने इसलिए जो हो रहा है, अगर कुछ अगर ड्रीम्स नहीं भी पूरे हो रहे हैं ना, तो हो सकता है भगवान ने कोई और ड्रीम आपके लिए सोच कर रखा हुआ है, वो पूरे होंगे। बस लगे रहो। वो जो डायरेक्शन, मतलब नदी तो अपने लिए रास्ता खुद नहीं बनाकर चलती है ना, जो रास्ता मिलता है वो उसी में चलती जाती है और उसमें ही खूबसूरती बन जाती है, उसमें बन जाती है। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर गॉड। करेक्ट। बहुत बढ़िया विकास जी, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इनसाइट शेयर करने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप जिस प्रकार से लोगों के माइंड को, ब्रेन को डेवलप करने में या उनके पोटेंशियल का याद दिलाने में जो आप मदद कर रहे हैं, ये अपने में बहुत बड़ी बात है।
My So pleasure. thank you for your contribution to the society Thank you and the so much. nation. Thank you. Alright guys, तो हमने अभी बात की विकास नागरू जी से, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में माइंडसेट कोच हैं, जो लोगों की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने में मदद करते हैं बाय चैनलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, स्पेशली कि ब्रेन को कैसे ट्रेन करें, किस तरीके से अपने हैबिट्स के ऊपर काम करें, और किसी चीज़ पे नहीं काम करना है तो अपने ब्रेन को सुनना है, अपने पोटेंशियल को समझना है, अपने इंटरेस्ट को समझना है और उसको सही डायरेक्शन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, या ब्रीदिंग वर्क के ऊपर सर ने बात की है, कैसे हमें अपने रूटीन के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई भी सवाल हो तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और इस प्रकार के वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।